अब देखो भाई साहब, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास जो है ना कुल मिला के हैं दो स्टेटमेंट्स। एक हमारे पास है हीट इंजन स्टेटमेंट, एक हमारे पास है रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। एक को आप कहते हो केल्विन स्टेटमेंट, एक को आप कहते हो क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, मिसाल से समझते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि यार मुझे ये बताओ कि हीट इंजन होता क्या है, हीट इंजन क्या काम करता है, या एक सेंटेंस में बताना है, हीट इंजन को डिफाइन करना है, तो आप बोलोगे भाई हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को लेती है, जो कि किसको लेती है, हीट एनर्जी को लेती है एज एन इनपुट, और इसे कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट कर देती है। हीट एनर्जी को लेती है एज एन इनपुट और इसके जरिए क्या काम करती है, मैकेनिकल वर्क डन करती है एज एन आउटपुट। ये तो हो गई बिल्कुल लेमैन वाली डेफिनेशन। अभी इसके कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं, एक मिनट दो जरा, चलो वापस स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारे पास हीट इंजन की बिल्कुल लेमैन वाली डेफिनेशन क्या हो गई, वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क डन में। अब आप बोलोगे सर आप इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल दें कि अगर हमने कोई हीट इंजन देखा हो तो। बहुत सारे एग्जांपल है भैया। आपकी गाड़ी में फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में जो इंजन लगा होता है, आपकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, हवाई जहाज में, ये जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं, इन सब में जो इंजन लगा हुआ होता है वो बेसिकली कौन सा होता है, आपका हीट इंजन होता है। क्यों, ये क्या करता है भाई, आपकी गाड़ी चलती कैसी है, आप उसके अंदर कोई पेट्रोल, कोई सीएनजी, कोई डीजल, कोई कोई भी चीज, मतलब कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट डलवाते होगे। ये पेट्रोल क्या होता है, ये पेट्रोल उस इंजन के कंबशन चेंबर में जाता है और उस इंजन के कंबशन चेंबर में जाके बर्न होता है, जलता है। जब ये जलता है तो वहां पे क्या होता है भाई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इस हीट एनर्जी को आपका इंजन गाड़ी का किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है गाड़ी के केस में वो कौन सी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और आपकी गाड़ी आगे चलती हुई जा रही होती है। तो हीट इंजन क्या काम करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल वर्क डन में। जबकि आपके पास जो जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे, वो मैकेनिकल वर्क डन को या काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये सब चीजें अपने अपने टाइम पे आती रहेंगी, फिलहाल हीट इंजन समझ लो। अच्छा, अब हीट इंजन को समझने के लिए या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पहली स्टेटमेंट को समझने के लिए, देखो भैया हमारे पास एक हीट इंजन का ना छोटा सा स्ट्रक्चर समझ लो। एक हमारे पास होता है जनाबे वाला सोर्स, एक हमारे पास होता है जनाबे वाला सिंक। ठीक है, एक होता है हमारे पास सोर्स, एक होता है हमारे पास सिंक, और ये हमारे पास है हमारी वर्किंग बॉडी। अच्छा, वर्किंग बॉडी से मुराद आपके पास हीट इंजन ही है, ध्यान में रखिएगा। मतलब वर्किंग बॉडी क्या है, जो हीट इंजन है आपका, जो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्किंग बॉडी इज बेसिकली योर हीट इंजन। ठीक है, अच्छा ये आपने मार्क कर दिया कि भाई दिस इज योर सोर्स। सर सोर्स को डिफाइन करें, सोर्स क्या है बेटा, सोर्स से मुराद है हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर। सोर्स से क्या मुराद है, सोर्स है क्या, सोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर। सोर्स को अच्छी किताबों में डिफाइन ऐसे किया जाता है कि सोर्स वो बॉडी है जिससे आप जितनी मर्जी हीट लेते रहो, उसकी अपने टेम्परेचर कम नहीं होगा या उसके अपने टेम्परेचर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिंक को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंक को आप कहोगे कि भाई साहब सिंक इज लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर, या सिंक से मुराद है कोई ऐसी बॉडी जिससे आप जिसको जितनी मर्जी हीट देते रहो। देखो नेचुरली क्या होता है, आप किसी बॉडी को हीट देना शुरू करते हो तो क्या होता है, तो अल्टीमेटली उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। अरे भैया हमने पढ़ा है ना हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी का कॉन्सेप्ट। जब एक बॉडी से हीट निकल के दूसरी बॉडी में जाती है तो जहां से हीट निकल रही होती है उसकी एनर्जी कम होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है। जहां पर हीट जा रही होती है उसकी एनर्जी बढ़ती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। यही चीज हमने कल की क्लास के अंदर जब हमने लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें भी देखी थी। कॉपर के पीस को पानी में डाल दिया गर्म करके, तो कॉपर के पीस से हीट निकल रही है, पानी जो है वो हीट गेन कर रहा है। तो एक जहां से हीट निकल रही थी उसका टेम्परेचर गिर रहा था, जो हीट गेन कर रहा था उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। तो आपके पास सोर्स क्या है, हाई टेम्परेचर बॉडी जहां से आप हीट लोगे। सिंक क्या है, लो टेम्परेचर बॉडी जहां पे आप हीट दोगे। तो इसके टेम्परेचर को हम आगे चल के कह रहे होंगे टी एच,
किताब वाले इसको T1 कह रहे होंगे, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं TH TL के नाम से याद रखता हूं। तो एक हाई टेम्परेचर हो गया, एक लो टेम्परेचर हो गया। अब जो आपका वर्किंग बॉडी है ना, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि आपका जो हीट इंजन है, ये जो काम करता है, ये काम करता है इन बिटवीन दीज टू टेम्परेचर रिजर्वॉयर्स, यानी कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो है इन बिटवीन दीज टू टेम्परेचर रिजर्वॉयर्स। यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यार हीट इंजन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, या हीट इंजन को काम करने के लिए क्या टेम्परेचर जरूरी है, तो आप बोलोगे इसका टेम्परेचर शुड लाई इन बिटवीन हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर एंड लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर। यानी हाई वाले से कम होना चाहिए और लो वाले से ज्यादा होना चाहिए। मान लो अगर हाई वाले का टेम्परेचर 300 केल्विन है, लो वाले का टेम्परेचर 100 केल्विन है, तो वर्किंग बॉडी का टेम्परेचर शुड लाई इन बिटवीन 100 केल्विन एंड 300 केल्विन। अब वो कितना हो क्या हो वो सब वही कैलकुलेशन करेंगे, वो परेशानी नहीं है, अभी हमारा टॉपिक सिर्फ शुरू हुआ है। अब आपका हीट इंजन काम कैसे करता है, ठीक है, समझते हैं। हीट इंजन जो काम करेगा उसी की बेस पे मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट डिफाइन करूंगा। चलो, हीट इंजन काम ऐसे करता है, ये सोर्स से हीट एनर्जी लेता है, इसको किसी और कलर से शो कर दे। ये सोर्स से हीट एनर्जी लेता है, सिंक को हीट एनर्जी देता है, और बाकी की बची हुई एनर्जी का ये करता है वर्क डन। सर नहीं समझ में आया, एक मिसाल से समझाए, मिसाल से समझते हैं। देखो, मान लो इसने सोर्स से एनर्जी ली 400 जूल। अच्छा, ये 400 जूल सिर्फ मेरी एग्जांपल है, ऐसे नहीं कि हर जगह 400 जूल चिपका दो। जो ये सोर्स से एनर्जी लेता है इसको हम कहते हैं QH। क्या नाम देंगे? QH। QH से मुराद हीट टेकन फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर, हीट टेकन फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर, या हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। सिंक को हीट देता है, जो सिंक को ये हीट देगा, मान लो इसने 100 जूल सिंक को हीट दे दी, ये यहां पे कहला रही होगी QL। क्या कहलाएगी? QL। हीट गिवन टू द सिंक, या हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, या हीट गिवन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर। जो बाकी का बचा हुआ हीट होगा इसका ये करेगा वर्क डन। सर वर्क डन से क्या मुराद है? मैंने अभी बताया था हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गोया ये जो मैकेनिकल आउटपुट होगा ना इसका, ये जो मैकेनिकल वर्क डन कर रहा है, ये जो गाड़ी चल रही है अगर गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, तो ये जो मैकेनिकल वर्क डन कर रहा है, जो इसका मैकेनिकल आउटपुट होगा जिसको आप नापोगे, वो आपके पास क्या कहलाता है? QH माइनस QL कहलाता है। फिर से सुनो, फिर से समझो। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है हमारा यूजफुल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है हमारा यूजफुल वर्क डन। ये क्या है? यूजफुल वर्क डन, जो ये काम कर रहा है। ये हमारे पास है हमारा यूजलेस आउटपुट। एक कहलाता है यूजलेस आउटपुट, एक कहलाता है यूजफुल आउटपुट। सर मिसाल से समझाएं, यूजफुल आउटपुट और यूजलेस आउटपुट में क्या फर्क है? देखो मिसाल से समझाता हूं। मान लो मेरा बेटा कि हमारे पास मिसाल के तौर पे लेट से हमने चूल्हे पे खाना बनाना है, ठीक है, हमने चूल्हे पे खाना बनाना है। अब मैंने चूल्हे के ऊपर हमारा कोई भी बर्तन था, उसके अंदर हमने हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स थे ना, रॉ मटेरियल थे, वो रॉ मटेरियल सारे के सारे डाल के, ये मान लो हमने रॉ मटेरियल डाला, और रॉ मटेरियल डाल के हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब मैं खाने को बनने के लिए 200 जूल की एनर्जी देता हूं। सही हो गया? अब ये जो मेरा यूटेंसिल है ना, ये क्या करता है? ये 10% एनर्जी को वेस्ट कर देता है। 10% एनर्जी को क्या करता है? वेस्ट करता है। सर वेस्ट से क्या मुराद है? देखो देखो, नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है खाना बनने का, मैं अगर आपको समझाऊं, आप खाने के जिस भी बर्तन में रॉ मटेरियल, रॉ इंग्रेडिएंट डाल के चूल्हे पे रखते हो, तो सबसे पहले हीट पहुंचती है खाने के बर्तन में। खाने का बर्तन पहले गर्म होता है, उसके बाद हीट अंदर रॉ इंग्रेडिएंट्स तक पहुंचती है। मतलब डायरेक्ट तो ऐसा नहीं होता ना कि आप रॉ इंग्रेडिएंट कोई चूल्हे पे डाल दो, आप तो बर्तन में डालोगे, तो पहले बर्तन गर्म होता है। अच्छा, बर्तन का गर्म होना मकसूद नहीं है, बर्तन का काम उस रॉ मटेरियल को होल्ड करके रखना है। अगर मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि मैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल चूल्हे में डाल देता, तो मैं तो वही कर रहा होता। भाई मेरा मकसद क्या है? आप लोगों ने कभी देखा हो जब हम चीजों को ग्रिल करते हैं, बारबेक्यू के टाइम पे, या ग्रिल कोई चीज करके खाते हैं, तो उसमें आप किसी बर्तन में नहीं डालते, उसमें आप चीजों को वैसे ही उसके ऊपर बारबेक्यू स्टाइल में रोल कर रहे होते हो। तो हमारा मकसद क्या होता है? खाने तक हीट पहुंचाना। मकसद बर्तन गर्म करना नहीं है हमारा। तो समझो, मान लो ये क्या कर रहा है, ये 10% एनर्जी जो है ना अपने गर्म होने में लेता है। तो गोया 20 जूल एनर्जी चली गई मेरी इस बर्तन को गर्म करने में, और बाकी जो रॉ मटेरियल था, रिमेनिंग 180 जूल मिल गई इसको। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बता भाई मेरा इनपुट एनर्जी कितना था? आप बोलोगे सर 200 जूल आपका इनपुट था। मैं बोलूं यार मुझे बताओ मेरा यूजलेस आउटपुट कितना है? यूजलेस आउटपुट 20 जूल मेरा यूजलेस आउटपुट है।
यूजफुल आउटपुट कितना है? 180 जूल मेरा यूजफुल आउटपुट है। लेकिन अब आप यहां नोट करो, क्या ये 20 जूल खर्च किए बगैर मैं काम कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये यूजलेस आउटपुट इस सेंस के अंदर है कि ये मुझे कोई खातिर ख्वाह काम करके नहीं दे रहा, लेकिन इसके बगैर मेरा खाना बन भी नहीं सकता। बर्तन गर्म होगा नहीं तो अंदर हीट पहुंचेगी नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? बिल्कुल ऐसे ही जो आपका हीट इंजन है, सिंक को बगैर एनर्जी दिए, सिंक को बगैर एनर्जी दिए, सिंक को बगैर हीट डिस्कार्ड किए आपका इंजन काम नहीं कर सकता। यही आपकी पहली स्टेटमेंट है। ये आपकी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है मेरा बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ये कहती है कि विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ सिंक, अगर आप सिंक कंस्ट्रक्ट नहीं करते, इसको मैं लिख भी देता हूं, कहती है ये स्टेटमेंट है आपकी क्या? विदाउट सिंक, विदाउट सिंक, सिंक के बगैर या विदाउट डिस्कार्डिंग हीट टू द सिंक, नो हीट इंजन कैन ऑपरेट, नो हीट इंजन कैन ऑपरेट। एफिशिएंसी एफिशिएंसी तो बात की आएगी। एफिशिएंसी से मुराद होती है कितना जल्दी या कितना तेजी से काम हो रहा है, वो तो बहुत बात की बात है। अभी ये बोल रहा है कि हीट इंजन के बनने के लिए जरूरी क्या है। अब दोबारा से जब आपने एक बार स्टेटमेंट सुन ली, ये आपके पास कहलाती है हीट इंजन स्टेटमेंट। इसके और भी वेरिएंट्स होते हैं, अभी साथ साथ बताता जाऊंगा, परेशान नहीं होना। ये कहलाती है हीट इंजन स्टेटमेंट, ठीक है। ये इसको हम केल्विन स्टेटमेंट भी कहते हैं, लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज हीट इंजन स्टेटमेंट, या इसको आप केल्विन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हो। आप भी जानते हो, एग्जामिनर भी जानता है, तो पूछता रहता है अक्सर। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में हीट इंजन स्टेटमेंट कहती क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो भाई हीट इंजन स्टेटमेंट आपको हीट इंजन की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग का बताती है। वो कहती है कि हीट इंजन एक वर्किंग बॉडी है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, बट द रिक्वायरमेंट इज इट शुड बी प्लेस्ड एट अ टेम्परेचर दैट इज इंटरमीडिएट, जो कि दरमियान में होगा। किसके दरमियान में? इन बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक, ताकि सोर्स से वो हीट लेगी, सिंक को वो हीट देगी। सिंक को जो हीट दी जा रही है वो बच्चे को लगता है कि सर ये तो आउटपुट है ना। नहीं बेटे, वो आउटपुट नहीं है। वो अगर आपने आउटपुट कहना भी है तो उससे कहो वो यूजलेस आउटपुट है। बच्चे को लगता है यार जो चीज इंजन से बाहर आ रही है वो तो आउटपुट हो गई ना। भाई वो अगर आउटपुट कहना भी है तो कहो यूजलेस आउटपुट है। लेकिन हीट इंजन को ऑपरेट करने के लिए वो आउटपुट का होना जरूरी है। अदरवाइज आपका स्टेटमेंट ही यही है कि आपका हीट इंजन काम नहीं करेगा। यानी कि जब तक आपका हीट इंजन दो डिफरेंट टेम्परेचर रिजर्वॉयर के दरमियान में नहीं होगा तब तक वो ऑपरेशन नहीं करेगा। आप इसको, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ, इसी चीज को लिख रहा हूं देखो, इफ नो heat is given to the sink, if no heat is given to the sink, then heat engine cannot exist। ये वही बात दोबारा लिख दी मैंने पलट के, heat engine cannot exist या cannot operate या cannot function, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। अगर हीट इज नॉट गिवन टू द सिंक, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो भाई इसके अंदर अगर QL का वैल्यू 0 है तो हीट इंजन विल नॉट फंक्शन। यही बात हो गई ना, हीट इंजन काम नहीं करेगा। अब इसके अंदर बच्चे का सवाल आता है कि सर ऐसा है क्यों? फिर वो चीजें बच्चे अब फिर डिटेल लेक्चर में बताई जाती हैं कि ऐसा क्यों है। ई कैट एमडी कैट के लिए ये लॉ है, इसको एज इट इज आपने लेके चलना है कि भाई एक सोर्स है, सोर्स से कुछ पार्ट आपका सिंक में जा रहा है, जो बचा हुआ आपका हीट है वो कहां जा रहा है आपके पास? उठ के मैकेनिकल आउटपुट में जा रहा है, QH माइनस QL के अंदर जा रहा है उठ के, ठीक है। ये आपकी हो गई पहली स्टेटमेंट। अब अगर आपको बोलता हूं कि यार मुझे ना एक काम करो, इसकी एफिशिएंसी के बारे में कुछ बता दो जरा। अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो, देखो भाई एफिशिएंसी क्या होती है समझिएगा। अच्छा, एफिशिएंसी सिर्फ इंजन की नहीं, पूरे फिजिक्स के अंदर या पूरी इंजीनियरिंग के अंदर कभी भी आपको बोला जाए ना यार किसी मशीन की ना एफिशिएंसी कैलकुलेट करके बता दो, इसको ईटा पढ़ते हैं, ध्यान में रखना, ईटा, ग्रीक लेटर है ईटा, एफिशिएंसी का सिंबल है। भैया एफिशिएंसी निकालते कैसे? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। और ये आउटपुट कौन सा वाला होगा भाई? यूजफुल आउटपुट होगा। मतलब यूजफुल आउटपुट से क्या मुराद है भाई? वो मशीन जिस काम को करने के लिए बनी है ना, वो काम कितना कर रही है ये बताओ। यूजलेस आउटपुट का मैंने अचार थोड़ी डालना है,
ठीक है भाई, 400 जूल एनर्जी देने पे खाना कितने जूल पे बन रहा है वो बताओ ना मुझे। बर्तन गर्म करने में, फ्रिक्शन में या आगे पीछे कहीं पे एनर्जी कितनी चलेगी, मैं उसका क्या करूंगा। ठीक है, जरा मुझे क्या करना है, मुझे यूजफुल आउटपुट चाहिए। तो अब इसमें आपका यूजफुल आउटपुट कौन सा है? यूजफुल आउटपुट आपका है जो आपका काम कर रही है, वर्क डन कर रही है। और इनपुट कितना है आपके पास, क्यू एच है। आगे से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। तो एफिशिएंसी हमेशा किस में एक्सप्रेस होती है, परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है, जहन में रखेंगे ये बात। इसी को आप खोल दोगे तो ये बन जाएगा क्यू एच माइनस का क्यू एल, बटे में आ जाएगा आपके पास क्यू एच मल्टीप्लाई बाय 100। क्यू एच जो हीट ली गई थी सोर्स से, क्यू एल जो हीट दी गई किसको, सिंक को, और क्यू एच नीचे वही जो सोर्स से हीट ली गई, ये मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। अगर मैं यहां पे एलसीएम को ब्रेक कर दूं, एलसीएम को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाला क्यू एच है वो दोनों के नीचे अलग अलग आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू एल अपॉन क्यू एच, आ गया अलग अलग। और बाहर आपके पास क्या चल रहा है जनाबे वाला, बाहर आपके पास चल रहा है 100। ठीक है, बाहर आपके पास क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। अब जो आपको मरता नजर आ रहा है उसे मार दो, ये मर गया आपके पास। ये बनता है जनाबे वाला 1 माइनस का क्यू एल डिवाइडेड बाय क्यू एच, और आगे आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरा बेटा हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन का फॉर्मूला। अब बाज दफा इसी फॉर्मूले को हम एक और तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं, वो एक और तरह से कैसे आता है। देखो भाई, हमें ये बात पता है टेम्परेचर का और क्यू का रिलेशन होता है डायरेक्ट। सर ये कैसे पता चल गई आपको बात, बहुत सिंपल सी बात है। जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उससे निकलने वाली हीट एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, वो जो हीट रेडिएट करेगा, हीट गिव आउट करेगा, वो उतनी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए क्यू एच सोर्स से ली गई हीट है और टी एच उसका टेम्परेचर है, सिमिलरली क्यू एल सिंक को दी गई हीट है और टी एल उसका टेम्परेचर है, तो मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं 1 माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एच मल्टीप्लाई बाय 100। जहां कहीं पे भी आप अपने लेक्चर नोट्स में ये फॉर्मूला नोट करोगे, वहां पे आपने लाजमी ये बात नोट कर लेनी है, अच्छे तरीके से बोल्ड करके लिखना, क्योंकि कार्नोट इंजन में यही एक मसला होता है जो बच्चा करता है। खैर कार्नोट इंजन तो मैंने अब तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन इंजन के सवालों में यही एक मसला होता है जो बच्चा करता है और उसका न्यूमेरिकल गलत होता है। अच्छे तरीके से बोल्ड करके लिख लेना और उसको हाईलाइट भी कर देना कि टी एच एंड टी एल शुड बी इन केल्विन, शुड बी इन केल्विन। ये किस में होना चाहिए भाई, केल्विन में होना चाहिए। किताब देखोगे तो किताब वाले इसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिंक। सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि हर वो टेम्परेचर जो केल्विन में एक्सप्रेस हुआ हुआ उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला स्टेटमेंट था कि नो हीट इंजन कैन फंक्शन, कैन ऑपरेशन, कैन परफॉर्म इट्स वर्क इफ सिंक डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर सिर्फ जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस या आपका कह लो कि वर्किंग बॉडी है, हीट इंजन है, अगर आप उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से भी कम कर दोगे या उसका टेम्परेचर अगर आप सिंक से भी कम कर दोगे तो वो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसको एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूं। पहले जरा आ जाते हैं कार्नोट इंजन के ऊपर। वो आपने अक्सर जगह पे पढ़ी हुई देखी हुई होगी, नो हीट इंजन कैन फंक्शन इफ इट इज कूल्ड, कोल्डर देन द सराउंडिंग्स। यहां तक बच्चे क्लियर हो गया, मुझे बता दो। अब हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कार्नोट इंजन का। अब देखो आपके पास अभी तक आपने, अभी तक जो आपका टेक अवे पॉइंट है ना, आपने अपने जहन में क्या बात रखनी है, सिर्फ उतनी बात जहन में रखो। क्या हीट इंजन क्या है भाई, हीट इंजन आपके पास एक ऐसी बॉडी है, हीट इंजन आपके पास एक ऐसा वर्किंग बॉडी है जिसका जो भी टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इंटरमीडिएट होना चाहिए। यानी कि एक जो जिसको जिस चीज को आप सोर्स कह रहे हो, जो सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जो टी एच है, टी एच शुड बी ग्रेटर देन टी। और जो आपका सिंक है ना, सिंक 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 सिंक, वो टी एल, दिस शुड बी लेस देन टी। अगर ऐसा है तो आपका हीट इंजन काम करेगा, ऐसा नहीं है तो आपका हीट इंजन काम नहीं करेगा। सही हो गया। अब कार्नोट इंजन के ऊपर आए थे, कार्नोट इंजन आपके पास क्या भला है। देखो जब भी हम कोई फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में कोई फिनोमिना पढ़ते हैं ना, तो हम
जो कैलकुलेशंस करते हैं ना वो उसके बिल्कुल आइडियल सिनारियो के लिए करते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं आप? देखो, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें यह पता चल जाए कि हम मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। जैसे आपको इसी मिसाल से समझाता हूं। जैसे जो आपका कार्नोट इंजन है, ये एक अदद हाइपोथेटिकल इंजन है। कैसा इंजन है ये? एक अदद हाइपोथेटिकल इंजन है। सर हाइपोथेटिकल इंजन क्या होता है? बेटे हाइपोथेटिकल इंजन से मुराद ये है कि ये एक बिल्कुल ही ख्याली इंजन है। ठीक है, ख्याली से क्या मुराद? कि इसमें इसको बनाते हुए आपने जो अजम्पशंस कंसीडर की हुई है ना, ये अजम्पशंस इतनी ज्यादा हाइपोथेटिकल है या इतनी ज्यादा आइडियल है कि कोई रियल लाइफ इंजन यहां पे नहीं आ सकता। और आपके कार्नोट जो थ्योरम है उसको पढ़ के भी ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा सर, जब कोई इंजन यहां पे आ नहीं सकता, जब कुछ हो नहीं सकता, तो फिर इसको पढ़ते क्यों है? सिर्फ 10-15 मिनट के लिए सब्र करो, एक बार मैं कार्नोट इंजन पढ़ा दूं तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा के इस सवाल का आंसर करूंगा कि फिर हम कार्नोट इंजन को पढ़ते क्यों है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ फिलहाल इतनी बात समझो, एक हाइपोथेटिकल इंजन है, एक आइडियल इंजन है, एक ख्याली इंजन है। अच्छा सर, वो अजम्पशंस क्या है जो इसको बनाते हुए लेते हैं? देखो, इसको बनाते हुए हम अजम्पशन लेते हैं कि भाई इसके अंदर कोई हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नो हीट एनर्जी इज लॉस्ट। अब ये सबसे बड़ी अजम्पशन आपने ले ली। आपने कहा कोई हीट एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ना तो फ्रिक्शन में लॉस होगा, ना तो फ्रिक्शन के थ्रू लॉस होगा, ना आपके पास रेडिएशन के थ्रू लॉस होगा। मतलब किसी तरह से ना कंडक्शन के थ्रू होगा ना कन्वेक्शन के थ्रू होगा, आपकी कोई हीट एनर्जी का लॉस हो गई। आपको यह बात पता है कि दुनिया में कोई आइसोलेटेड सिस्टम एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने शायद पहले भी मिसाल दी थी, जो थर्मोस फ्लास्क है वो एक नियर बाय एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की। दैट इज नॉट अ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि अगर आप उसमें चाय डालते और 1 साल बाद चाय निकालो, अगर वो वैसी ही आपको गर्म चाय मिल रही है तो वो आइसोलेटेड था। लेकिन अगर वैसी नहीं मिल रही, जो कि नहीं मिलेगी डेफिनेटली, तो इसका मतलब वो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। वो तो सिर्फ आपने अपना सोचा हुआ है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक नियर बाय एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की। तो कोई हीट एनर्जी लॉस नहीं होगी, ये आपने पहला अजम्पशन मान के चले। दूसरा, आपने ये माना कि यार इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है। सर वर्किंग सब्सटेंस से क्या मुराद है? मैं अब आपको रिवाइज कराऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब हमने पढ़ा था, हमने एक कंटेनर लिया था, उस कंटेनर के अंदर हमने गैस भरी थी, हम सिस्टम को हीट दिया करते थे। और जब हम सिस्टम को हीट देते थे तो वो गैस के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एक्वायर करते थे, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी, और वो ऊपर जाके पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते थे और पिस्टन ऊपर चले जाया करता था। यानी कि वहां पे गैस मेरा वर्किंग सब्सटेंस था जो कि काम कर रहा था। गैस के फोर्स लगाने की वजह से पिस्टन ऊपर जाता था। जब हम पिस्टन को कंप्रेस करते थे तो गैस पर काम होता था। गोया वर्किंग सब्सटेंस मेरा कौन हो गया? गैस हो गया। इन्होंने कहा कि आप यहां पे क्या कंसीडर कर रहे हो? आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हो एज ए वर्किंग सब्सटेंस। अब आपको यह बात पता है कि दुनिया में कोई गैस आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि आपके पास जो रियल गैसेस है वो डेविएट कर जाती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अच्छा, अगर किसी को लग रहा हो कि ये सारी बातें सर जो बता रहे हैं इनका तस्करा नहीं हुआ हुआ, तो बेटा प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना। अगर कोई पहले लेक्चर से सीरीज फॉलो करता चल रहा है तो ऑब्वियसली सब चीजें सेंस बना रही होंगी। ये जाहिर है, ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का पूरा, तो कुछ बातें अगर आपने पहले नहीं देखी हुई तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीजें कहां से आ रही हैं। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है, 1 से लेक्चर को देखना शुरू करना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बकरी बकरी चीजें पढ़ रहे हैं। मतलब ये चैप्टर वाकई आसान चैप्टर है और हलवा चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मुश्किल चैप्टर आगे चल के आएंगे, अभी ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस आपने इसमें मान लिया क्या था भाई? आइडियल गैस आपका वर्किंग सब्सटेंस था। ये आपका एक और फॉल्टी अजम्पशन है। फिर आपने ये माना कि भाई ये जो प्रोसेस है आपका ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक और मुसीबत मान ली आपने इसमें। मुसीबत तो नहीं, खैर आपने एक फॉल्टी अजम्पशन ले ली। सर पहले तो ये समझाएं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, ऐसा प्रोसेस जो अपना पूरा अमल मुकम्मल करने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाए। और दुनिया में रियल लाइफ में कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। सर मिसाल से समझाएं, मिसाल से समझते हैं। देखो, देखो भैया, आपके पास जैसे मान लो आप कोई बल्ब खरीद के लाते हो।
उस बल्ब के ऊपर अक्सर वो बेशतर लिखा होता है कि इसकी जो है ना वो 8000 आवर्स की लाइफ है। आपने शायद कभी नोट भी किया हो, या इसकी 1000 घंटे की लाइफ है, या इसकी 900 आवर्स की लाइफ है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या जब आप उसको पहले 1000 घंटे चला लोगे, अगले 7000 घंटे तक उसकी जो ग्लो है, जो उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, या उसका जो ग्लो है, या उसकी जो ब्राइटनेस है, क्या वो एक जितनी रहेगी? नहीं। वक्त के साथ साथ चीज डेप्रिशिएट होती है, खत्मे की तरफ जाती है, खत्म होने की तरफ जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैन्युफैक्चरर ने लिख के दिया इसकी 8000 घंटे की लाइफ है तो वो एक ही जितनी ब्राइटनेस के साथ जो है वो 8000 घंटे तक चलेगा और उसके बाद एकदम बंद हो जाएगा। वो वक्त के साथ साथ डेप्रिशिएट होते होते खत्म होगी चीज आगे। तो दुनिया का कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, सारे के सारे प्रोसेस आपके पास क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये जो आपने पोस्टुलेट्स लिए हुए ना इसको बनाते हुए, इसकी वजह से आपको ये मानना पड़ रहा है कि यार इसके अंदर ये बेसिकली कैसा इंजन है? हाइपोथेटिकल इंजन है। अब हमारे पास एक होता है कोई भी आपका जो इंजन होता है वो आपके पास एक साइकिल पे काम करता है। और कार्नोट इंजन की जो साइकिल है ना इसको हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। सर पहले तो ये समझा दें साइकिल क्या होता है। देखो यार, किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस चलता है ना तो उसकी एक साइकिल होती है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल समझाता हूँ। मान लो आपके पास ये जो पाकिस्तान के अंदर कोला नेक्स्ट वाले, कोला नेक्स्ट वालों का प्लांट है। अब मान लो कोला नेक्स्ट वालों के प्लांट के ऊपर एक साइकिल किस तरह से होगी, ठीक है, मुझे भी नहीं पता किस तरह से होगी, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान बेवरेजेस में पेप्सी की देखी हुई है, ठीक है। तो पेप्सी का तो बाइकआउट चल रहा है आजकल, तो अपने कोला नेक्स्ट की देख लेते हैं। देखो, अब एक साइकिल, आपने सिर्फ इससे साइकिल का कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं करना। अब कोला नेक्स्ट का या किसी भी जो कंपनी का जो ये इस तरीके की कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है उसका साइकिल क्या है? भाई मान ले पहले स्टेप के अंदर जो बोतल है ना वो रखी जाएगी, दूसरे स्टेप के अंदर वो बोतल आगे जाएगी और उसके अंदर ड्रिंक फिल होगी, तीसरे स्टेप के अंदर वो आगे जाएगी और उसके अंदर प्रेशर, वो जो कार्बोनेटेड प्रेशर होता है वो फिलअप होगा, चौथे स्टेप में वो आगे जाएगा और उसके ऊपर जो है ना वो कैप लगेगा, पांचवें स्टेप में वो आगे जाएगा और उसके ऊपर उसका जो भी स्टिकर मिस्टिकर था वो लग जाएगा, छठे स्टेप में क्या होगा भाई, वो किसी कार्टन में या किसी भी चीज के अंदर उठ करके पैक हो जाएगा उठ के, ठीक है। स्पेलिंग पे नहीं जाना यहाँ पे, बस एक जज्बात समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब ये पूरा एक साइकिल है, एक साइकिल के बाद आपका प्रोडक्ट क्या हो गया भाई? तैयार हो गया। जिस काम के लिए आपने ये साइकिल डिफाइन किया था वो साइकिल पूरा हो गया, काम हो गया आपका पूरा। तो कार्नोट साइकिल में भी क्या है? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिससे होते हुए आपका कार्नोट इंजन जाएगा और वापस अपनी एक्चुअल हालत में आके खड़ा हो जाएगा। अब आगे चलने से पहले मैं यहां पे जरा कार्नोट साइकिल का जो एक ग्राफ है ना वो पहले उठा के ले आऊं, और बल्कि एक दो चीजें और दिखा दें आपको। एक मिनट को सर देख लो बेटा, पहले तो ये देख लो, ये मैं वैसे ही आपके सामने एक तस्वीर ले आया, आपको आइडिया हो जाए। हॉट रिजर्वॉयर है, टेम्परेचर T1, मैंने इसको TH कहा हुआ है, मैं हर जगह इसको TH ही कहूंगा। इसी तरह यहाँ से QH हीट आ रही है हीट इंजन के पास, फिर हीट इंजन से कुछ हीट जो आपके पास है वो जा रही है। ये देखो, ये आपका हॉट रिजर्वॉयर नहीं है, ये हॉट रिजर्वॉयर नहीं है भाई, ये आपका है लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर, ठीक है, ये आपका कोल्ड रिजर्वॉयर है। ऐसी बहुत सारी गलतियां यार किताब के अंदर। ये सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो अभी नई किताब आई है ना उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये टेस्ट एडिशन है, तो भी ये वक्त के साथ साथ सही होता जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं है। टेस्ट एडिशन इसके ऊपर मेंशन है। तो ये कोल्ड रिजर्वॉयर है बेसिकली, ये टेम्परेचर T2। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ आप नोट्स ज्यादा रेफर कर लिया करो। अच्छा, अब ये जो आपको, ये आपके पास है कार्नोट साइकिल, ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको फिलहाल भाड़ में डालो, मैं भी आपको समझाता हूँ, उसके बाद इस फिगर को हम रिलेट करेंगे। देखो, कार्नोट साइकिल है क्या? एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जिससे गुजरता हुआ आपका कार्नोट इंजन जाएगा और अपना परफॉर्म करेगा और अपना परफॉर्मेंस देगा। इसमें सबसे पहला आपका प्रोसेस है आइजोथर्मल एक्सपेंशन। अब मैं ये मान के चलूंगा भाई, क्लास के अंदर जितने भी हजरात बैठे हुए आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जितने प्रोसेस पढ़ाए थे ना भाई साहब, ये सब क्लियर है, ठीक है। जाहिर है मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। इसके बाद हमारे पास है जनाबे वाला इडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसको मैं अभी ग्राफ से भी रिलेट करूंगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखते चलो। इसके बाद हमारे पास है जनाबे वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन, और इसके बाद हमारे पास फाइनल है जनाबे वाला इडियाबैटिक कंप्रेशन। इडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमारे पास 4 स्टेप का साइकिल है। जैसे मैंने ऊपर आपको कूलन एक्स की एक साइकिल बताई थी, इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेप का साइकिल है जिससे होते हुए आपका कार्नोट इंजन जाता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी भाई? W1 इज इक्वल टू प्लस QH, आपको याद होगा।
आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना हीट देते हैं उतना ही काम होता है। यहां से एक और बात याद आ गई, बच्चे परेशान चल रहे थे कि सर आपने मैक्सिमम वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाया। ओ भाई, चैप्टर मुकम्मल हो जाए उसके बाद बोलना ये सारी बातें। मेरे पास लिखा हुआ है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, इंट्रोपी, ये सब लिखा हुआ है। आज की क्लास में ये छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें हमारी आज हो जाएंगी, ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है? वर्क डन प्लस क्यू एच, क्योंकि जितनी हीट सोर्स से ली गई होगी वो सारा का सारा कहां चला गया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। सिर्फ आइसोथर्मल एक्सपेंशन की हद तक में चला गया वर्क डन। अच्छा, अब इडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? इसमें तो आप हीट ले ही नहीं रहे होते। फिर क्या हुआ भाई? इसके अंदर आप बोलोगे एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो नेगेटिव होगा, और इसके अंदर जो आपका वर्क डन होता है वो कैसा होगा जनाब? पॉजिटिव होगा। प्लस W2 इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर आप क्या कहते थे? आप कहते थे माइनस का वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का QL। क्यों? क्योंकि भाई आइसोथर्मल कंप्रेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है? सिस्टम कंप्रेस होता है तो गैस पर काम हो रहा होता है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो हीट है वो सिस्टम से क्या हो रही थी? बाहर आ रही होती है, ठीक है। अब इडियाबैटिक कंप्रेशन में आपके पास क्या है? यही बन जाएगा, प्लस का डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का W4। सर माइनस का W4 क्यों आया? क्योंकि इडियाबैटिक कंप्रेशन है, आपने सिस्टम को कंप्रेस किया तो सिस्टम पर काम हुआ, नेगेटिव वर्क डन, और उसकी वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। अब आप यहां पे नोट करो। अच्छा, ये आपके पास है। अब आपको अगर ओवरऑल कार्नोट साइकिल का वर्क डन निकालना हो तो आप इन सारे इंडिविजुअल वर्क डन को क्या करोगे? ऐड कर दोगे सबको। नेट वर्क डन कैसे आएगा? आप बोलो भाई W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब आप इन सारे वर्क डन को उठा के क्या करो जनाबे वाला? ऐड कर दो। W1 कितना है? प्लस का QH। W2 कितना है? माइनस का डेल्टा U। W3 कितना है? माइनस का QL। W4 कितना है? प्लस का डेल्टा U। अच्छा, इससे परेशान नहीं हो जाना कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव, और ये तो जनरल फॉर्मूला है ना। एक्चुअल में तो जो वर्क डन हुआ है प्रोसेस नंबर 4 में वो नेगेटिव वर्क डन है। इसमें हम कन्वेंशन वही वाली फॉलो कर रहे हैं जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कन्वेंशन पढ़ी थी। क्या कन्वेंशन पढ़ी थी? कि जब कभी भी सिस्टम काम करेगा, एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, सिस्टम पर काम होगा, कंप्रेशन होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा। या माइनस डेल्टा यू से प्लस डेल्टा यू आपके पास मर गया, और इसका भी आपके पास वर्क डन कितना आ रहा है? QH माइनस QL। ये आपके पास क्या ला रहा है? वर्क डन इन आ कार्नोट साइकिल। दिस इज वर्क डन इन आ कार्नोट साइकिल। कि कार्नोट साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, हाउ मच वर्क डन इज डन इन कार्नोट साइकिल, ठीक है। अब ये आपके पास था। अब इसको देखो भाई, मैं ग्राफ से रिलेट कर रहा हूं। इस ग्राफ पे जाने से पहले अगर मैं आपको आइसोथर्म का और इडियाबैट का ग्राफ रिवाइज करा दूं, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी कवर कर लिया था, वो कुछ इस तरह से था। देखो, कुछ इस तरह का ग्राफ आपका आइसोथर्मल का था, कुछ इस तरह का ग्राफ आपका इडियाबैट का था। आप देखोगे तो आपके नोट्स में भी बना हुआ होगा। आइसोथर्मल वाला ग्राफ आपका कम स्टीप होता है, जबकि इडियाबैट वाला ग्राफ आपका ज्यादा स्टीपर कर्व होता है, ठीक है। क्योंकि इसका मैंने आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि इडियाबैटिक कर्व आपका फास्ट प्रोसेस होता है और आइसोथर्म वाला आपका स्लो प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस आपका जो है, फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये आपका है मेरे भाई ए से लेके बी तक। सिर्फ ए से लेके, पहले यहां लिख दूं मैं जरा। ये आपके पास है बी से लेके सी तक, ये आपके पास है सी से लेके डी तक, और ये आपके पास है डी से लेके वापस ए तक। देखो, ये देखो, ए से लेके बी तक ये आपके पास है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर ये आपके पास है इडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब ये आपके पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। सर इसमें एरो पीछे क्यों हो गया? क्योंकि मेरा बेटा वॉल्यूम कम हो रहा है ना। अब एरो पीछे आने का मतलब क्या है? वॉल्यूम कम हो रहा है। भाई कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा ना भाई। अब ये वापस पीछे जा रहा है, ये आपके पास क्या हो गया? इडियाबैटिक कंप्रेशन। देखो, ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एक ही जैसा है, बस एरो का फर्क है। ये आगे जा रहा है, ये एक्सपेंशन है, ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कंप्रेशन। अब इसमें एक चीज और यहां पे नहीं बनी हुई हूं, मैं बना देता हूं भाई, ध्यान में रख लेना। यहां पे आपका सिस्टम सोर्स से हीट लेगा, जिसको मैंने QH कहा है। यहां पे आपका सिस्टम सिंक को हीट दे रहा होगा, जिसको मैंने QL कहा हुआ है, जो मैंने ऊपर लिखते हुए भी बताया आपको। यहां पे चेक करो, ये सोर्स से हीट ले रहा है, ये सिंक को हीट दे रहा है। ये जो और किताबें फेडरल वगैरह की, उसके अंदर ये एरो बने हुए भी मिल जाएंगे आपको। इडियाबैट में ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा भाई, और क्या हुआ है? देखो, P1 V1 T1, ये आपको ए पॉइंट पे इनिशियल स्टेट्स बताई हुई है, P1 V1 T1। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
तो आपके पास प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना है, T1 है, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता, ये तो हमें पता है। इडियाबैटिक में देखो P3 V3 T2, देखो प्रेशर फिर बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, और अब की बार टेम्परेचर भी बढ़ गया, क्योंकि इडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, वो बढ़ जाता है। अब देखो वापस आ रहे हो आप पीछे, तो P4 V4 और T2, T2 क्यों हुआ, देखो यहां भी टेम्परेचर T2 था, यहां भी T2, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब वापस पीछे आ रहे हो आप, तो आपके पास P4 V4 से वापस क्या हो गया, P1 V1 T1। अब आप बोलोगे सर ये P5 V5 और T5 क्यों नहीं हुआ या T3 क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये कैसे प्रोसेस पे काम करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि सारे साइकिल परफॉर्म करने के बाद वो वापस आके अपनी ओरिजिनल हालत पे खड़ा हो जाएगा। तो देखो उन्होंने यहाँ यही डिफाइन किया हुआ है कि कार्नोट की आपकी अजम्पशन क्या है कि ये वापस अपने इनिशियल वैल्यूज पे आ जाएगा। तो ये आपके पास कहलाते हैं इनिशियल स्टेट पैरामीटर्स, ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कहलाते हैं स्टेट पैरामीटर्स। तो ये आपके पास हो गए इनिशियल स्टेट पैरामीटर्स, ठीक है, वापस आ गया घूम के। अब कभी कभार आपका एग्जामिनर पूछता है कि यार ये बता दो कि आपके पास ना टोटल वर्क डन कितना हुआ यहां पे, तो भाई जहन में रखना ये जितना एरिया इसके अंदर ऑक्यूपाइड है ना, इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इस पूरे के अंदर जितना एरिया ऑक्यूपाइड है, ये आपके पास है टोटल वर्क डन। जितना भी एरिया, यहां मैं लिख भी देता हूं, वर्क डन इन, वर्क डन इन ऑक्यूपाइड रीजन, यानी कि जितना उसके, एक तरह समझ लो ये इसका, ये जितना इसके अंदर एरिया आएगा ना, एरिया इनसाइड दिस कर्व, इनसाइड इनसाइड एरिया इनसाइड दिस कर्व। अगर आपने कल वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन आखिर वाला सॉल्व किया होगा, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था, एरिया इनसाइड दिस कर्व। तो वर्क डन इन, जो भी आपका ऑक्यूपाइड एरिया है, ये आपके पास मेरा बेटा क्या है, कार्नोट साइकिल के अंदर वर्क डन है, दैट इज QH माइनस QL। अच्छा, अब एक बच्चे का सवाल यहाँ पे ये आता है, सर हमने जब वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, आपने बताया था एरिया अंडर द कर्व। तो बच्चे ये वही चीज है, देखो समझना जरा अभी, जब आप इसका वर्क डन निकालोगे तो ये पूरा वर्क डन होगा यहां से यहां तक का, इसका ऐसे, इसका निकालोगे तो ये पूरा वर्क डन होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा पूरा। अब समझना, जब आप इसका निकालोगे, इसका निकालोगे तो ये पूरा होगा, होगा। जब आप इसका निकालोगे तो ये पूरा वर्क डन होगा, होगा। बस खास बात क्या है, खास बात ये, जब आप ये वाला वर्क डन निकालोगे और जब आप ये वाला वर्क डन निकालोगे तो ये वर्क डन आएगा नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। यहां पे डेल्टा V नेगेटिव है क्योंकि कंप्रेशन आ रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो गोया ये वाला वर्क डन नेगेटिव आएगा, ये वाला भी नेगेटिव आएगा। तो इन एक्चुअल हुआ क्या समझो, ये आपके पास पूरा वर्क डन आया पहले पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये वाला वर्क डन, इसके नीचे वाला वर्क डन आपके पास ये आया नेगेटिव, तो गोया इस वाले में से ये वाला माइनस हो गया, तो बचा हुआ तो वर्क डन सिर्फ इतना ही होगा ना भाई मेरे। इसलिए आपको कहा कि जितना उसके अंदर है वो आपके पास वर्क डन है ऑक्यूपाइड एरिया का। क्योंकि अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी जाओगे तो ये पूरा पहले निकालोगे, ये पूरा आ गया पॉजिटिव वर्क डन, फिर जब ये कंप्रेशन वाले पार्ट का निकालोगे इस तरीके से तो ये पूरा आ जाएगा आपका नेगेटिव वर्क डन। तो इस पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव को माइनस करोगे तो पीछे बचना सिर्फ यही वाला है। कल के लेक्चर में भी जो आखिरी क्वेश्चन था उसमें यही कॉन्सेप्ट था। अगर आपने वो सवाल कर लिया तो एक बार ये चीज जहन में रख के फिर से सॉल्व करना, आपको आइडिया हो जाएगा जो मैंने अभी बात बताई है। तो ये हमारे पास था कार्नोट साइकिल, यहां तक मुझे बता दो क्लियर है, ताकि अब मैं इसकी एफिशिएंसी की तरफ जाऊं और उसके ऊपर दो तीन चीजें और काम करनी है। जितना आपको पढ़ाया जाएगा ना क्लास में, वो ई कैट एमडी कैट की किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा पढ़ना आप अपने लिए प्रॉब्लम में चले जाओगे। क्यों प्रॉब्लम में जाओगे भाई, इसलिए जाओगे प्रॉब्लम में क्योंकि फिर बाकी सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं दे सकते, यार सिर्फ फिजिक्स थोड़ी है आपका, बाकी सब्जेक्ट भी तो है। अब देखो भाई, अगर मुझे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी की बात करनी है तो एफिशिएंसी यहाँ पे वही है, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और आउटपुट यहाँ पे क्या है आपका, वही जो अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, नेट आउटपुट ऑफ द कार्नोट साइकिल। तो QH माइनस QL अपॉन में आ गया भाई साहब QH, मल्टीप्लीकेशन में आ गया क्या, 100 आ गया। एलसीएम ब्रेक कर देंगे तो ये बन जाएगा QH, डिवीजन में आपके पास आ गया QH, एलसीएम ब्रेक कर दिया ना, माइनस का QL अपॉन में आ गया QH और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये 100 जो है क्या हो रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और आज जो है वो एमडी कैट का पेपर भी चल रहा है, शायद आपको पता भी होगा।
अभी जब हम लोग ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आज हमारा एमटी कैट के बच्चों का पेपर भी हो रहा है 2024 के साल का। तो अगले साल इसी टाइम पे आप लोग जो होंगे वो बैठे होंगे। ई कैट वाले तो इससे पहले फारिग हो चुके होंगे। ई कैट वालों का तो सबका तकरीबन खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से अब यूबीआईटी बची हुई है जिसका पेपर है, बाकी तो सब हो चुके तकरीबन। तो बस आपके पास पूरा पूरा एक साल है। अब देखो कितनी मेहनत करते हो आप लोग, और वो मेहनत आपको कहाँ तक लेके जाती है। अल्लाह आसानी करे। ये हमारे पास आ गया भैया हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। फिर मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कहा कि यार आपके पास जो क्यू और टी है ना, ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है। क्यों भाई? पता है ना ये बात कि भाई ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो हीट ज्यादा रिलीज करेगा। समझ में आने वाली बात भी है। अच्छा, इसी का फॉर्मूला हम बना लेते हैं, 1 - TL/TH मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ना एक सवाल आता है जो अक्सर और बेशतर एग्जामिनर भी पूछता है, मैं भी आपसे पूछता हूँ। यार कार्नोट इंजन इतना हाइपोथेटिकल इंजन है, तो आप ये बताओ, इज is the efficiency of Carnot engine is the efficiency of Carnot engine is the efficiency of Carnot engine 100%। और बेटा एक और चीज ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ना टेस्ट नहीं देते हैं। बच्चे, टेस्ट एक पैरामीटर है जिससे आप अपने आप को गेज करोगे कि आपने कितना सीखा है। टेस्ट लाजमी दो। तैयारी नहीं है ना, फिर भी टेस्ट दो भाई। वो ना देने से बहुत बेहतर है। भाई मिसाल दे रहा हूं, वो तो सर शाफे डिसाइड कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन वो बोलेंगे मैं बना के दे दूंगा। तो लेट से 20 सवाल है फिजिक्स के, मिसाल के तौर पे। भाई 20 में से अगर तुम लेक्चर में बैठे हो, 2 लेक्चर 3 लेक्चर कुछ तो सुना है भाई, 8 लेक्चर है। इस चैप्टर के 8 लेक्चर है ना। तो अगर हर लेक्चर से 2 ढाई सवाल भी है तो तुमने कोई एक लेक्चर तो पढ़ा होगा। तो 2 ढाई सवाल तो हो जाएंगे, 3 सवाल हो जाएंगे, 5 सवाल हो जाएंगे। कुछ तो होगा, वो कुछ ना होने से बेहतर है। जब तक आप अपने आप को रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में टेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप जहन में रखना आप सीखोगे कुछ भी नहीं। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो वही वाली बात होती है कि आप जो है ना सिर्फ क्या करते रहोगे। आप स्क्रीन बेटा मैं लेकर आ रहा हूँ। वो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपने आप को एक झूठी तसल्ली देते रहोगे। जैसे कल मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया, उसको मैंने ठीक ठाक डांटा। मुझे बोल रही है सर मैंने ना एफएलपीज नहीं दिए, और हमने एमडी कैट वालों के फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट किए थे ताकि वो एग्जाम में जाए तो उनको पता तो हो कि भाई किस तरह से 3.5 घंटे मैनेज करने। अब क्यों नहीं किए? सर मैं रिवीजन कर रही थी। तो बेटा ये कोई रिवीजन नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल बेकार बात है। अब मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा? मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ना खुद से सब कुछ पढ़ते रहोगे और एकदम पेपर में जाके बैठोगे तो आसमान से चीजें उतरना शुरू हो जाएंगी? भाई दुनिया में किसी भी काम का एक ही तरीका है। कोई भी काम हो वो एक ही तरीका होता है। रोटी बनाने से लेकर फिजिक्स पढ़ने पढ़ाने पढ़ाने तक का भी एक ही तरीका है, वो प्रैक्टिस है भाई, और कोई तरीका नहीं है दूसरा। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब एक बंदा है, अब वो ओलंपिक में सीधा जाके भागेगा और एकदम गोल्ड मेडल ले गया। वो भाई वो उससे पीछे 2 ढाई 3 4 साल 10 10 साल लोग भाग रहे होंगे। तो तब जाके वो इस काबिल होगा कि वो ओलंपिक में भागेगा और फिर कोई मेडल लेकर आएगा। तो भाई सेम गोज विद द स्टडी ऑल्सो। आप एक टेस्ट दोगे, फिर आपका ग्रैंड टेस्ट होगा, फिर आपके फुल लेंथ पेपर्स होंगे, आपका कोई मैराथन टेस्ट होगा, आपके कोई सब्जेक्ट का ग्रैंड टेस्ट होगा। टेस्ट देते रहो भाई, आपका क्या जाता है, टेस्ट दो। और ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज होती है अपने जहन को जो है ना एक जस्टिफाई करने के लिए कि हमारी तैयारी नहीं है, कल तैयारी अच्छी हो जाएगी तब हम दे देंगे। वो कल कभी नहीं आता। जितनी तैयारी है आप टेस्ट दे दो। तो टेस्ट सबने देना है, जितने क्लास में बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं ना, मुझे ये सबके टेस्ट नजर आने चाहिए। कोई मसला नहीं है, नंबर कम आ गए तो भाई गलती से सीख लेना। आपको टेस्ट का सोल्यूशन तो हम देंगे ना, रिटर्न सोल्यूशन। भाई गलती मिलाना, क्वेश्चन साथ में रखना, गलती मिलाना, भाई ये मैंने किया था, ये सर ने सोल्यूशन में लिख के दिया है, अब इसमें मेरी ये गलती है, अगली दफा उसको सही कर लेना, वो खत्म हो गई कहानी। चलो, अब एक सवाल आता है कि भाई जो आपका कार्नोट इंजन है, ये अगर इतना ही अच्छा हाइपोथेटिकल किस्म का इंजन है, तो ये बता दीजिए कि क्या ये बता दीजिए कि क्या ये आपके पास जिसे कहना चाहिए 100% एफिशिएंट है या नहीं। तो पहले तो इसका मैं 1 लाइन में आंसर दे देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके नोट्स में आसानी रहे बनाने में। तो इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 100%? नो, द एफिशिएंसी इज नॉट 100%। तो आप अपने पास क्या लिखोगे? द एफिशिएंसी इज लेस देन 100%। ठीक है। अभी मैंने ये जवाब भी देना है कि जब ये इतना हाइपोथेटिकल है तो फिर इसको पढ़ते ही क्यों है, वो मुझे याद है सब कुछ। ठीक है, परेशान नहीं होना, अभी बताता हूँ, एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। अब पहले जरा देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी लेस देन 100% क्यों है। दो तरीके से समझा रहा हूँ, गौर से देखो। 1 - QL डिवाइडेड बाय QH मल्टीप्लाई बाय 100।
ये मेरा बेटा आपके पास है एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला, ऐसे ही है ना, ये एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको एफिशिएंसी को 100% करना है, तो आपकी एफिशिएंसी 100% तो तब होगी जब ये वाला जो फैक्टर है ना भाई साहब, ये 0 के बराबर हो जाए। खुद सोचो, इफ QL डिवाइडेड बाय QH इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो भाई आप खुद देखो ना यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा ईटा विल बी इक्वल टू 1 - 0 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 100, तो 1 - 0 विल बिकम 1 एंड 100 विल बिकम 100, तो ये बन जाएगा आपका 100%, सही। मतलब अगर QL बाय QH 0 हो जाए तो अल्टीमेटली आपके इंजन की एफिशिएंसी बनती है 100%। अब QH डिवाइड हो रहा है, वहां जाके इसने क्या हो जाना है भाई, मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी कि दिस विल बी QL विल बी इक्वल टू 0। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हो, समझना बात को, आप कहना ये चाह रहे हो कि नो हीट इज गिवन टू द सिंक, नो हीट गिवन टू द सिंक। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिए जरा बेटा। प्रॉब्लम ये है, आप कह रहे हो कोई हीट सिंक को ना दो, जितनी हीट सोर्स से ले रहे हो सबका काम कर दो, तो आपके कहने के मुताबिक एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये वायोलेट कर रहा है आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। क्यों वायोलेट कर रहा है भाई? ये वायोलेट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ी थी, ऊपर मैंने लिखी भी थी बात, फिर हाईलाइट कर दूं शायद। देखो यहां पे लिखी थी, क्या लिखा है, पढ़ो जरा ये बात। इफ नो हीट इज गिवन टू द सिंक, अगर कोई हीट सिंक को ना दी जाए, QL इज इक्वल टू 0, तो हीट इंजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई। एफिशिएंसी तो बाद में बढ़ाएगा ना, पहले उसको एग्जिस्ट तो कराओ। हीट इंजन ही मार्केट से चला गया, वो हीट इंजन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो हीट इंजन मतलब अपने फंडामेंटल से ही हट गया, वो हीट इंजन ही नहीं रहा वो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पहला तो फेल हो गया, सही है। दूसरे को देख लो अब जरा। दूसरा आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वो जो टेम्परेचर की टर्म में लिखा हुआ है। दूसरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 - TL डिवाइडेड बाय TH मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो भाई, अगर मुझे एफिशिएंसी को 100% करना है, तो ये जो आपको टर्म नजर आ रही है, ये आप इस टर्म को क्या कर दो, आप इस टर्म को 0 कर दो भाई। ऑब्वियस सी बात है ना, टर्म को 0 करोगे तो वापस यही बन जाएगा, ये देख लो भाई, वो टर्म 0 हो जाएगी तो 1 - 0 इंटू 100 बन जाएगा। तो अब देखो यहां मैं लिख देता हूं, इफ TL डिवाइडेड बाई TH इज 0, ये कंडीशन है कि आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हो जाएगी एफिशिएंसी 100%, ठीक है। अब TH को वहां फेंक दो उठा के, मल्टीप्लाई करोगे तो TL आ रहा है 0। यानी कि ये आप कह रहे क्या हो, TL का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो आप कह रहे हो सिंक टू बी प्लेस्ड एट 0 केल्विन, यानी कि आप कह रहे हो कि सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दो। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दो। आप कह रहे हो सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दो, यही कह रहे हो ना। सिंक का टेम्परेचर क्या कर दो, 0 केल्विन कर दो, यही कह रहे हो आप। अब 0 केल्विन सिंक का टेम्परेचर क्यों नहीं हो सकता? अब बहुत सारे पढ़ाने वाले यहां पे इसका गलत रीजन देते हैं। गलत रीजन भी बता रहा हूं, सही रीजन भी बता रहा हूं, दोनों सुन लेना। अच्छा, पहले तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी 100% पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले ही बता दिया मैंने क्यों पॉसिबल नहीं है, उस पर जरा दे रहा हूं। उस पर जरा देने का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन देना, उस पर बहस कर रहा हूं। पहले तो हमने देख लिया भाई क्यों पॉसिबल नहीं है, भाई इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास नो हीट गिवन टू द सिंक। तो अगर आप सिंक को हीट नहीं देते तो भाई साहब आपका हीट इंजन ही मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो तो आपका हो गया एक तरफ, उसको तो आप हटा दो, साइड में कर दो, ठीक है। अब दूसरा आपने बोला कि यार आप क्या करो, सिंक को 0 केल्विन पे प्लेस कर दो, या टेम्परेचर ऑफ द सिंक को क्या कर दो, 0 केल्विन कर दीजिए। अच्छा भाई चलो कर दो। अब इसमें मसला क्या, अब इसमें जो गलत रीजन दी जाती है वो ये दी जाती है कि यार अगर सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दोगे तो आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो गैस है, और गैस 0 केल्विन से बहुत पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो लिक्विड तो काम कर ही नहीं सकता। अब ये गलत रीजन है। गलत रीजन क्यों है, हमने जो यहां पे वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर किया हुआ है, क्या वो आइडियल गैस है या रियल गैस है? तो आइडियल गैस है। आइडियल गैस तो 0 केल्विन पे जाएगी ना, रियल गैस नहीं जाएगी। भैया ये जो दिक्कत है कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ये रियल गैस की दिक्कत है कि आइडियल गैस की? ओ भाई आइडियल गैस तो कहते ही उस गैस को है जो हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे गैस लॉ को ओबे करेगा। अगर आइडियल गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो फिर रियल और आइडियल में फर्क क्या रह गया?
तो आइडियल गैस तो एक एक कॉन्सेप्ट है कि आइडियल गैस तो हर टेम्परेचर पे बिहेव करेगी, जैसे कि गैस लॉज ने कहा है। अब इसका रियल रीजन क्या है? इसका रियल रीजन आपके पास चार्ल्स लॉ है। जब आप चार्ल्स लॉ पढ़ते हो, चार्ल्स लॉ में हमने ये बात पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि 0 केल्विन के ऊपर, 0 केल्विन पे जब टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम 0, यानी गैस विल नॉट एग्जिस्ट, गैस विल सीज टू एग्जिस्ट, गैस विल नॉट एग्जिस्ट। लेक्चर निकाल के देखना, मैंने यही जुमला एज इट इज लिखवाया था। गैस एग्जिस्ट करना ही खत्म कर देगी, गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, गैस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब गैस एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी भाई? इसलिए कि चार्ल्स लॉ में आप कहते हो V इज प्रोपोर्शनल टू T। T कम करा V कम हुआ, T कम करा V कम हुआ, T 0 कर दिया V क्या हो गया? 0 हो गया। अब जब आपने T 0 कर दिया और वॉल्यूम में 0 हो गया, गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वर्किंग सब्सटेंस नहीं है। जब वर्किंग सब्सटेंस नहीं है तो काम कौन करेगा? और जब काम कोई नहीं करेगा तो हीट इंजन कैसे रहा भाई? वो हीट इंजन ने तो मैकेनिकल वर्क डन करना था। जब वॉल्यूम 0 हो गया, गैस की एग्जिस्टेंस 0 हो गई, तो काम कैसे हो रहा है? काम तो नहीं हो सकता फिर। तो ये इसका एक्चुअल रीजन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब सिंक को 0 केल्विन पे प्लेस करना भी इंपॉसिबल है। इसमें बहुत सारी जगह पे ये भी एक गलत रीजनिंग दी जाती है कि भाई 0 केल्विन थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, रियल लाइफ टेम्परेचर नहीं है। तो भाई ये रीजन भी गलत है। वजह, हम बात ही यहां पे हाइपोथेटिकल इंजन की कर रहे हैं, तो सारी अजम्पशन हाइपोथेटिकल चल रही है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप प्रैक्टिकली 0 केल्विन अचीव कर सकते हो या नहीं। अभी तो कहानी ये चल रही है कि अगर आइडियल गैस पे 0 केल्विन आ जाए फिर क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो एफिशिएंसी 100% है, लेकिन दिक्कत है आइडियल गैस पे भी अगर आप 0 केल्विन रहे हो तो दिक्कत क्या है कि वो आपके पास गैस एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। और जब गैस एग्जिस्ट करना बंद कर देगी तो इसका मतलब आपका वर्किंग सब्सटेंस मार्केट से शार्ट हो गया। और जब वर्किंग सब्सटेंस मार्केट से चला गया आपका, तो अल्टीमेटली फिर क्या होने वाला है? फिर आपके पास मैकेनिकल वर्क करने के लिए कोई बचा नहीं, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई लेस देन 100%। अब दूसरा सवाल आता है, वही जो मैंने स्टार्ट में बताया था, जो मैंने बताना था। अब भैया इस सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारे पास एक पुरानी एग्जांपल भी है। मान लेते हैं कि हमारे पास जनाबे वाला एक कारनोट इंजन है, बल्कि एग्जांपल एज इट इज कॉपी करके लिया था ना यार, इतनी लंबी क्यों कर रहा हूं मैं? एक मिनट। ये मान लो हमारे पास एक जो है ना भैया, एक कार्नोट इंजन है, ठीक है। इसी से मैं आपको जो है ना वो समझाऊंगा कि हम कार्नोट इंजन को फिर पढ़ते क्यों है। तो गौर से एग्जांपल को देखिएगा। ये हमारे पास है, कहते हैं कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू टेम्परेचर रिजर्वॉयर्स ऑफ 227 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन? अब इसके अंदर भाई जो एक बेवकूफ आदमी होगा ना, वो क्या करेगा? वो देखो ये हरकत करेगा, मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला है 1 - TL डिवाइडेड बाई TH मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पे जाके इसको लिख देगा 1 माइनस का 27। अच्छा भाई, जो इसमें कम वाला टेम्परेचर होगा वो ध्यान में रखना TL होगा, क्योंकि वो सिंक का होगा। और जो ज्यादा वाला होगा वो TH होगा। ऑब्वियसली ये बात तो पता ही होगी आपको, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 227, मल्टीप्लीकेशन में आपके पास आ गया जनाब 100 से। अब ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया गलत, रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग क्यों हुआ? भाई ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में रखा जाएगा। जब केल्विन में रखना है तो आपने तो डिग्री सेल्सियस में चिपका दिया, कैसे आंसर सही आएगा भाई? ऑब्वियसली गलत आएगा। 1 माइनस यहां रखोगे आप 27 प्लस 273 बटे में आपका आएगा भाई साहब 227 प्लस 273। सही हो गया जनाब। और यहां पे बाहर आपके पास आ जाएगा उठ के मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप जनाबे वाला सिंप्लीफाई करोगे, बेसिक में 0102 आपके पास है, देखो सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आएगा 40% एफिशिएंसी। अब समझना, समझिएगा, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इससे रिलेटेड आपको कोई टीपीपी नहीं मिलेगी, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादातर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर होंगे वो मैंने आपको क्लास लेक्चर में बताए, और जो न्यूमेरिकल इक्का दुक्का है वो भी मैं क्लास लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कोई खातिर ख्वाह चीजें नहीं होंगी। बाकी हाँ, जो चैप्टर वाली शीट मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी ना, उसके अंदर मैंने इसके थ्योरी के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए, तो आप वहां से इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वरना क्लास वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो जो केयू वाले वो तो क्लास वाले क्वेश्चन देख ले, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बस इसकी कोई टीपीपी की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास सूरत हाल क्या है? देखो, ये समझ में आ गया, इसकी एफिशिएंसी आ रही है 40%। अब देखो, अगर मेरे पास ये कार्नोट इंजन की जगह मान लो मेरे पास एक होता रियल वर्ल्ड इंजन। कैसा इंजन होता?
एक होता है रियल वर्ल्ड इंजन। भाई दुनिया में रियल वर्ल्ड इंजन होगा ना, कार्नोट इंजन के ही साइकिल पे जो काम करेगा, बस उसमें फ्रिक्शन भी होगी, उसमें हीट लॉस भी होगा, उसका प्रोसेस होगा यही आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, होगा यही सब कुछ, ठीक है। तो अब जो रियल रियल वर्ल्ड इंजन होगा ना, इसकी एफिशिएंसी हमेशा 40% से कम रहेगी। ये फायदा है कार्नोट इंजन को पढ़ने का। फिर सुनो, कार्नोट इंजन को पढ़ने का फायदा क्या है कि आपको गिवन टेम्परेचर्स पे पता चल जाता है कि कार्नोट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होने वाली है। आपको क्या पता चल जाएगा कि कार्नोट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होने वाली है। जब आपको एक बार यह पता चल गया कि भाई इन दो टेम्परेचर रेजर्वोयर के दरमियान में काम करने पर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो कि हाइपोथेटिकल है, उसकी एफिशिएंसी 40% है, तो आपके रियल इंजन की एफिशिएंसी तो हमेशा 40 से क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। अब देखो इसी की बेस पे हम डिफाइन करते हैं हमारा कार्नोट थ्योरम। अब समझो जरा कार्नोट थ्योरम को। कार्नोट थ्योरम जो है, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको आप कार्नोट थ्योरम भी कहते हो और इसको आप अपना कार्नोट का लॉ भी कहते हो बास किताबों के अंदर। ये फायदा है आपके कार्नोट इंजन को पढ़ने का। देखो क्या लिखा हुआ है, नो रियल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू एनर्जी reservoirs कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू reservoirs इन अकॉर्डेंस विद द कार्नोट थ्योरम। आपको कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? हमने कार्नोट इंजन भी पढ़ा, कार्नोट थ्योरम को भी पढ़ा, उसको सीखा, उसको समझा कि वो क्या बातें कर रहा है। बोलो भाई यहां तक क्लियर हो गया, ताकि मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अब दूसरी स्टेटमेंट की तरफ लेके जाऊं। अब देखो भैया, हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही जो अगला कॉन्सेप्ट है ना पढ़ने के लिए, वो हमारे पास है रेफ्रिजरेटर को लेके, ठीक है। अब हमारे पास रेफ्रिजरेटर क्या होता है भाई, सबसे पहले तो देखो भाई, रेफ्रिजरेटर से मुराद जो है ना, आपके पास वो फ्रिज नहीं होता, ठीक है। आपने अगर कभी आगे पीछे अपने मोहल्ले में घूम के देखा होगा ना, तो आपके पास जो लोग ये एसी का, फ्रीजर का, इन सब चीजों का काम करते हैं ना, उनकी दुकान पे लिखा होता है, लेट से बिलाल की दुकान है तो उस पे लिखा हुआ है बिलाल रेफ्रिजरेशन सर्विस। जो एसी का काम करता है उसके उस पे भी लिखा होगा बिलाल रेफ्रिजरेशन सर्विस। तो इसका मतलब रेफ्रिजरेटर जो है ना, वो सिर्फ फ्रिज नहीं है, फ्रीजर, ये फ्रिज, ये एसी, ये सारे रेफ्रिजरेटर की ही कैटेगरी में आते हैं। अच्छा सर, फर्क क्या है इनमें, या रेफ्रिजरेटर है क्या? देखो भैया, अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने ये पढ़ा कि आपके पास एक हॉट बॉडी होती है और एक आपके पास होती है कोल्ड बॉडी, ठीक है। हॉट बॉडी से आपके पास हीट निकल निकल के कहाँ जाती है भाई साहब, कोल्ड बॉडी में जाती है, और आपके पास नेट हीट का फ्लो हो रहा होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी। हमें समझ में आती भी है ये बात, कोई दिक्कत भी नहीं होती इसमें। अच्छा, अब ये जो अमल है ना, और हमें ये भी पता है कि नेट हीट तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए। ये अमल तब तक चलता रहता है जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए, और ये आपका एक है नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल मतलब आपने कुछ नहीं किया, आप एक चाय का कप लाके यहाँ रखते हो, सराउंडिंग के अंदर खुद ही उसमें से हीट एनर्जी निकल के जाती रहेगी और वो ठंडा हो जाएगा। आप कोई आइसक्रीम लाके रखते हो, सराउंडिंग से उसमें हीट आती रहेगी और वो गर्म हो जाएगी, पिघल जाना शुरू हो जाएगी मतलब। तो हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं और उसमें कोई परेशानी वाली बात हमारे लिए नहीं है, ये हमें नजर भी आता है। अब अगर मैं इसका रिवर्स फिनोमेना चाहूं, क्या मतलब सर रिवर्स फिनोमेना से क्या मुराद है? भाई अगर मैं ये चाहूं कि कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो करे, नेट हीट कहां से जाए, कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ जाए, तो ये नेचुरल तो नहीं है, ये मुझे खुद से कराना पड़ेगा। देखो नेचुरल क्या होते हैं, जो आप खुद से कर लो या खुद से हो रहा होगा, तो ये खुद से नहीं होगा, खुद से नहीं होगा, पहली बात तो ये हो गई, हमें नजर भी आता है। मतलब को देखो सर, इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे, देखो भैया अगर किसी बॉडी में से हीट एनर्जी निकलती है तो उसका टेम्परेचर गिरता है, ये बात तो समझते हो ना। देखो भाई, जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हो बर्फ बनने के लिए, तो वो क्या करता है, उसमें से हीट एनर्जी लेता है, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है बर्फ के अंदर। तो किसी बॉडी से मान लो आप यहाँ पे कोई एक आइसक्रीम ला के रखते हो सराउंडिंग, मतलब एक किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। अब आपने कभी डेली रूटीन में ये नहीं देखा होगा कि उसमें से हीट निकलती जाए निकलती जाए निकलती जाए और वो मजीद सख्त आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाए, ये तो नहीं देखा होगा आपने। वजह,
मतलब हम अपने इर्द गिर्द की बात कर रहे हैं जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है आइसक्रीम के मुकाबले में, ठीक है। तो हमने ये देखा है हमेशा कि सराउंडिंग से हीट फ्लो करती है आइसक्रीम के अंदर, क्योंकि वो हॉट बॉडी होती है, कोल्ड बॉडी होती है, और ये मेल्ट करना शुरू कर देती है। अब रेफ्रिजरेटर आपका ये काम करता है। रेफ्रिजरेटर आपका क्या काम करता है? रेफ्रिजरेटर आपका कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के तरफ हीट को फ्लो कराता है, ठीक है। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को फ्लो कराता है, लेकिन ज़ाहिर खुद से काम नहीं होता, इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एनर्जी खर्च करके होता है या एनर्जी यूज करके होता है, ठीक है। खर्च करके कह लो या एनर्जी यूज करके होता है। आपको भी मिसाल से सारी बातें समझा देते हैं। पहले तो आप ये देखो कि आपका ये रेफ्रिजरेटर ना कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को लेके कैसे जाता है, इसको समझो। सबसे पहला तो आपका ये काम है। देखो भैया, और बेटे ये जितने लोग हैं ना जो अपना जिनका अगले साल ई कैट एमडी कैट है, वो कोशिश करो, बार बार मैं कह रहा हूं क्लास के अंदर कि क्लास की ड्यूरिंग क्लास अपने तमाम दिमाग को हाजिर रख के सिर्फ लेक्चर सुनो, और उसके बाद रिकॉर्डिंग को फिर से देख के नोट्स बनाओ। आपको इसका इतना फायदा होगा, एक चैप्टर भी आप मुकम्मल करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपके साथ के बच्चे कोचिंग में या कॉलेज में या ट्यूशन वाली बाजी के पास कहीं भी पढ़ रहे होंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके और उनके कॉन्सेप्ट्स में कितना फर्क आ चुका है। और जब मैं कहता हूं ना लेक्चर को दोबारा देखो, तो ये खुदा ना खास्ता मैं मजाक नहीं उड़ा रहा होता किसी का, आपका या किसी का। ये एक हकीकत बात है भाई, आपको नहीं समझ में आएंगी पहली दफा में चीजें, आपने फिजिक्स को ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप थोड़ा सा यूज टू होना शुरू हो जाओगे ना स्टाइल के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये ना फालतू बात कोई नहीं होती, कॉन्सेप्चुअल बात होती है। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है और पीछे से चीज को समझते हुए आ रहे हैं तो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी समझ में, ठीक है। चलो, अब देखो, मान लो ये हमारे घर में जो फ्रिज है ना, या फ्रिज भी नहीं, फ्रिज को बाहर में डालो, ये समझ लो हमारे पास हमारे घर का एक रूम है, ठीक है। इस रूम में एक एसी लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं यार अभी रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एसी चल रहा है और अभी टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। ये सराउंडिंग है, ये क्या है? ये सराउंडिंग है। और सराउंडिंग जो है ये, ठीक है, मतलब बाहर उसका जहां आउटर लगा हुआ होता है, ये सराउंडिंग है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं आपके पास है जनाब 33 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब मुझे ये बताइए कि इसमें हॉट बॉडी कौन है और कोल्ड बॉडी कौन है, तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, नजर भी आ रहा है आपको। हॉट बॉडी मतलब ज्यादा टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी कम है, तो वो कोल्ड बॉडी होगा, सही। अब अगर मैं एसी का रिमोट उठाऊं और इसको उठा के एसी के रिमोट को सेट कर दूं कि भाई 18 डिग्री सेल्सियस, यानी मैं ये चाह रहा हूं कि एसी जो इस कमरे का टेम्परेचर है वो कितने पे ले आए? 25 से 18 पे ले आए। एक ही तरीका होता है भाई, अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करना चाह रहे हो ना, तो तरीका एक ही होता है। वो तरीका क्या है? इसमें से एक्सेस एनर्जी को निकाल के बाहर फेंक दो, भाई यही तरीका है। भाई खुदा ना खास्ता किसी को बुखार हुआ हुआ होता है, डॉक्टर क्या मशवरा देता है कि भाई ठंडे पानी से शावर लो। बंदा बोले यार पहले ही मैं मर रहा हूं, सर्दी लग रही है, तू बोला ठंडे पानी से शावर लो। भाई वो सर्दी भी आपको इसीलिए लग रही है क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है सराउंडिंग के मुकाबले में, तो इसकी वजह से आपको टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो फील हो रहा होता है। तो जब आप शावर के नीचे खड़े होगे तो होगा क्या? आपकी बॉडी से एक्सेस हीट निकलती जाएगी, जब टेम्परेचर डिफरेंस आपका कम हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको सर्दी गर्मी लगना खत्म हो जाएगी उठ उठ के, ठीक है। तो होता क्या है, आपकी बॉडी से हीट निकलती है, हीट निकलेगी तो आपका टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा? नीचे आना शुरू हो जाएगा। देखो फिर वापस समझो मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैं अपने एसी का जो वो है रिमोट है, उससे लेके इसको सेट करता हूँ 18 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्या करेगा? ये 25 से 18 पे जाने के लिए जो एक्सेस अमाउंट में हीट है उससे क्या करेगा? बाहर निकालना शुरू कर देगा। अब आप देखो ये हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है, आपको नजर आ रहा है हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम कोल्ड बॉडी। कहां से कहां जा रही है? फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। चेक करो, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, नजर आ रहा है? कोल्ड से हॉट की तरफ जा रही है। यही काम मैंने कहा था रेफ्रिजरेटर करता है। तो रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस दैट विल मेक हीट टू फ्लो इन अ वे दैट इज नॉट नेचुरल। तो वो एक अननेचुरल वे के अंदर हीट को फ्लो कराएगा। लेकिन इसके लिए क्या होता है भाई? एनर्जी यूज होती है। अगर आपके घर में बिजली ना आ रही हो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ना हो, या आपके पास एसी के पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो क्या वो ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। सेम इज द केस विद जो जिसको हम अपनी नॉर्मल रूटीन में रेफ्रिजरेटर समझते हैं, फ्रिज जिसे आप कहते हो। आपने अपने फ्रिज के अंदर चाय का कप ले आके रख दिया, फ्रिज का जो कंपार्टमेंट होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होता है।
आपने एक चाय का कप उठाया और उसको फ्रिज में रख दिया जाके, घर वाले तो पागल समझेंगे लेकिन मिसाल समझो भी आप। रख दिया आपने, थोड़ी देर बाद आप देखोगे चाय के कप का टेम्परेचर वही हो चुका होगा जो फ्रिज के इंटरनल टेम्परेचर है। ये कैसे हुआ? भाई मान लो चाय के कप का टेम्परेचर अभी था 80 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रिज ने 80 डिग्री सेल्सियस से उसे लेकर आया 5 पर, तो इसका मतलब उसने उसकी एक्सेस एनर्जी को निकाल के क्या किया होगा, बाहर फेंक दिया होगा। तो कोल्ड से हीट कहां जा रही है, हाई की तरफ जा रही है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ सम एनर्जी। ये होता है आपके पास रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं रेफ्रिजरेटर का आपके सामने एक अदद वो बनाऊं, डायग्राम शो करूं, तो ये हमारे पास आ गया रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर को भैया हम हीट पंप भी कहते हैं अच्छी जबान में। ठीक है, चलो, ये हमारे पास है जनाबे वाला रेफ्रिजरेटर, समझो इस बात को। अब देखो रेफ्रिजरेटर में आपको नजर आ रहा है वो काम हो रहा है जो इंजन का ऑपोजिट है। इंजन में आप देखो सोर्स से हीट ली जा रही थी, सिंक को हीट दी जा रही थी और वर्क डन किया जा रहा था। अब देखो बच्चे, इसके अंदर दरअसल बेटा आप इंसान बन जाओ, कोशिश करो, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पे, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हॉट रेजर्वायर, रूम टेम्परेचर ऑफ द किचन। ठीक है, अब देखो यहां से हो क्या रहा है, वही चीज इन्होंने आपको समझाया है। यहां पे जो हीट ये ले रहा है कोल्ड बॉडी से, उसको इसने क्यूसी कह दिया, हीट टेकन आउट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी या कोल्ड एनवायरमेंट। और जो ये हीट हॉट बॉडी को दे रहा है उसने इसको क्यूएच कह दिया। और अब इसकी बार यहां पे इस पर काम किया जा रहा है, समझना ये बात, मैं यहां लिख भी देता हूं, रेफ्रिजरेटर पर काम किया जा रहा है। सर कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, रेफ्रिजरेटर यूटिलाइज कर रहे हैं ना, रेफ्रिजरेटर यूटिलाइज कर रहा है, किसको यूटिलाइज कर रहा है, रेफ्रिजरेटर यूटिलाइज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज बीइंग डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, ताकि वो क्या करे, हीट को मूव कराए फ्रॉम, ये आपके पास है कोल्ड बॉडी, ठीक है, और इस कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आगे चल के ये किताब वाले कहेंगे टीसी, और ये आपका पास है हाई टेम्परेचर बॉडी, इसका टेम्परेचर आगे चल के किताब वाले कह रहे होंगे टीएच। ठीक है, तो जहां से वो हीट ली जा रही है, अब इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन सिखाता जाता हूं, फिर इसमें हम इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो भी क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपको सब चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कोई बहुत मुश्किल नहीं है चीज, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसको आप खुद ही पढ़ लोगे एक बार, ये चलो जल्दी से पढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जल्दी से पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक जो है ना अभी इंक्लूड हुआ है। अच्छा, आपका अगर जो अपना वो है जिसे कहना चाहिए बोर्ड, अगर आपका सिंध के अलावा भी कोई है, आपको ये तब भी पढ़ना पड़ेगा। वजह क्या है, मैंने शायद आपको पहले भी अपनी इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको कहीं पे वो दिखाया था, स्निपेट दिखाया था नस्ट का भी, और ये नम्स का भी, मैंने आपको दोनों के स्निपेट दिखाए होंगे, कि उन्होंने जो है ना वो ये चीज मेंशन की थी कि आपके पास जो है ना किसी भी अगर टेक्स्ट बुक में कोई टॉपिक मेंशन है तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, चलो भैया जल्दी से देख लो। ये सब चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है अभी। ठीक है, According to second law of thermodynamics, heat will always flow spontaneously from hot to cold and never the other way around. समझ में आती है? A refrigerator causes the heat to flow from cold to hot by doing work that cools the space inside the refrigerator. ठीक है, अब एसी के लिए इनसाइड द रेफ्रिजरेटर वो पूरा रूम होता है, फ्रिज के अंदर का कंपार्टमेंट पूरा रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, फ्रीजर के अंदर की जो स्पेस होती है वो पूरा इनसाइड स्पेस है। In a heat engine, direction of heat transfer is from hot to cold, which is the natural direction. The role of heat engine is to process the energy from hot so as to do the useful work. अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैंने बताई हुई हैं। What we want when we want to transfer, अच्छा ये अंग्रेजी मेरी जैसी है इनकी भी, when we want to transfer the energy from cold to hot, because that is not the natural direction of energy transfer, we must put some energy into a device to be successful. Devices that perform this task are called refrigerator. ठीक है, आगे इन्होंने वही बात की हुई है। कहते हैं इन अ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप द इंजन टेक्स इन एनर्जी क्यूसी, वही बात कर रहे हैं, फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर यानी कि इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एंड एक्सपेल एनर्जी QH टू हॉट रिजर्वायर एज शोन इन फिगर 17.8, दैट कैन बी अकम्प्लिश ओनली इफ वर्क इज डन ऑन द इंजन। अच्छा, यहाँ पे इसको हीट पंप कहना आप, ये ठीक है, ये इंजन नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर पे काम कर रहे हो। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट एनर्जी इज गिवन अप टू द हॉट रिजर्वायर मस्ट बी इक्वल टू द सम। ये आपको कह रहा है कि भाई जो हीट आपके पास, ये आपको कह रहा है जो हीट आपके पास हॉट रिजर्वायर के पास पहुंच रही है वो सम होगी इन दोनों हीट का। किस किस का भाई सम होगी, समझ लो इस बात को भी। वो कह रहे हैं भाई जितना आपने रेफ्रिजरेटर पे काम किया कि वो हीट को कोल्ड से हॉट की तरफ लेके जाए,
और जितनी हीट वो लेकर गया, मान लो आपने 100 जूल का काम किया और 100 जूल की हीट वो लेके जा रहा है, तो आपके पास हॉट रिजर्वायर के पास टोटल हीट कितनी पहुंच रही होगी? 200 जूल पहुंच रही होगी, ताकि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको आप एक नजर पढ़ लेना। इसमें सिर्फ ये बात बताई जा रही है कि आपके पास यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं, आपने इस तरह की ट्यूब्स अपने फ्रिज के पीछे भी देखी होंगी, और एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है। ये वही कंप्रेसर है जो अक्सर व बेशतर उड़ जाता है ना, फिर आप फ्रिज वाले को बुलाते हो, रेफ्रिजरेशन सर्विस वाले को बुलाते हो, तो ये क्या करता है, ये एक एंड से लेके जाता है और दूसरे एंड पे डिस्कास करता है। ठीक है भाई, एक एंड पे जब ये होता क्या है, बेसिकली जहां से आपने एनर्जी को बाहर कैरी करना है, जैसे मेरा एसी लगा हुआ है मान लो, तो मैं एसी का पर्पस क्या है? एसी का पर्पस ये है कि कमरे के अंदर से एक्सेस हीट एनर्जी को लेके जाए और बाहर डिस्कार्ड कर दे। तो ये एक कमरे के अंदर कूलेंट घूमता है और वो लेके जाता है, कंप्रेसर इसे कंप्रेस करता है, ये बाहर जाता है। इसकी एनर्जी जाहिर है, इसने इसने कमरे के अंदर से एनर्जी गेन करी होती है, ये लेके जाता है। सर एनर्जी कैसे गेन करेगा भाई? जैसे चाय का कप एनर्जी लूज कर रहा है, या आप किसी ठंडी चीज को लाके रख दोगे तो वो एनर्जी गेन करना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास ये लो प्रेशर का वेपर लिक्विड होता है जो कि एनर्जी गेन करता है, कंप्रेसर इसे फिर बाहर भेजता है सराउंडिंग के अंदर, और वहां पे ये क्या करता है, अपनी एनर्जी डिस्कार्ड करता है, फिर ये वापस फ्लूइड घूम के आ जाता है। आपने सुना है ना, वो हम कहते हैं कि एसी में गैस पूरी कर दो, फ्रिज में गैस पूरी कर दो, फ्रीजर में गैस पूरी कर दो। तो ये देखो, ये बेसिकली आपकी गैस है जो इसमें घूम रही है, ये गैस है। अगर गैस का प्रेशर पूरा नहीं होगा तो जाहिर है वो यहां से यहां तक जब जाएगी, अल्टीमेटली वो कभी भी काम को प्रॉपर नहीं करेगी। इसको मैंने यहां डाल दिया क्योंकि इसको आप एक बार पढ़ लाजमी लेना, ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब आगे आपको कहते हैं आप इफेक्टिवनेस कैसे नापते हो। अच्छा, इसको भी पढ़ने से पहले, आगे जानने से पहले पहले सिर्फ मेरी बात सुनो। देखो, रेफ्रिजरेटर कर क्या रहा है? रेफ्रिजरेटर भैया कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी को निकाल रहा है, बाहर लेके जा रहा है, यही कर रहे हैं ना। कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी को हॉट बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये कितनी एनर्जी लेके जाएगा और कितना काम आप कर रहे हो, ये चीज तय करेगी। देखो, इफेक्टिव रेफ्रिजरेटर कौन सा होगा, समझो। इफेक्टिव रेफ्रिजरेटर कौन सा होगा, इसकी एक मिसाल समझ लेते हैं। आप कभी एसी का इश्तेहार देखना, और खसूसी तौर पे एसी का इश्तेहार जिसके अंदर वो कहे कि आपका ये डीसी इन्वर्टर एसी है। डीसी इन्वर्टर एसी के जितने भी एड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें वो बार बार कहते हैं कि यार ये आपके ना बिजली के बिल की बचत करेगा, ये फ्रिज लगा लो ये आपके बिजली के बिल की बचत करेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? हमारी बिजली बचने से उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब उसको क्या मिल रहा है अगर हमारी बिजली बचे नहीं बचे, हम उसका क्या जा रहा है? बिजली बचने से होता क्या है कि आपके रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी बढ़ती है। अभी नहीं पढ़ो उस पर क्या लिखा हुआ है, मैं सब समझा रहा हूं, सिर्फ मिसाल सुनो। आपके फ्रिज की एफिशिएंसी नापी जाती है कि कितना कम इस पे काम करना पड़ रहा है, कितनी कम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है, और कितनी ज्यादा ये हीट निकाल रहा है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। जितनी ज्यादा हीट निकालेगा, इसका मतलब वो उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर है, उतने ज्यादा टफ एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। और जितनी मिनिमम एनर्जी लेगा, इसका मतलब हमारा बिल उतना कम आएगा। तो जितना कम काम रेफ्रिजरेटर पे करने पर जितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वो निकाल देगा, हम कहेंगे वो उतना अच्छा है। इसको आप कहते हो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब पढ़ो, COP is similar to thermal efficiency for a heat engine, that is the ratio of what you gain. What you gain से मुराद है क्या हीट निकाली गई, एनर्जी ट्रांसफर टू फ्रॉम रिजर्वोयर टू व्हाट यू गिव, कितना उस पर काम किया गया। फॉर अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन द कूलिंग मोड, कूलिंग मोड मतलब ये काम कर रहा होता है। व्हाट यू गेन एनर्जी इज मूव फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वोयर, द मोस्ट इफेक्टिव रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर इज वन दैट रिमूव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कूल्ड रिजर्वोयर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी जो है ना वो परेशान नहीं हो जाना, टेस्ट एडिशन है, ठीक है। In exchanges for the least amount of work. Therefore, for these devices operating in the cooling mode, we define the COP in terms of QC. The coefficient performance of the refrigerator is defined as the heat removed from the cold reservoir that is inside the refrigerator divided by the work done to remove the heat. कितना काम करना पड़ा, heat extracted upon this, तो QC हो गया। अब आपको पता है भाई QH बराबर है किसके, QC प्लस W की। तो अगर यहां से आप W की वैल्यू निकालोगे, W की वैल्यू कैसी आएगी भाई साहब? इस QC को उठा के यहां फेंक दो तो बन जाएगा QH माइनस QC, तो बन जाएगा QC डिवाइडेड बाय QH माइनस का QC। समझ आ गई ये बात भी आपको? अब ये आपके पास आ गई। और इन्होंने यहां पे जिस तरह हमने कार्नोट साइकिल के अंदर कह रहा था कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, बिल्कुल वैसे इन्होंने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक फॉर्मूला ये QC अपॉन QH माइनस QC कर दिया, और दूसरी तरह से इन्होंने यहां पे TC डिवाइडेड बाय TH माइनस का TC कर दिया।
ठीक है। अब नॉर्मली आपके पास होता यही है, जहन में रखना कि आप रेफ्रिजरेटर पे काम कम कर रहे होते हो और वो जो हीट रिमूव कर रहा होता है वो ज्यादा रिमूव हो रही होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नॉर्मली ग्रेटर देन 1 हो। सर ये बात नहीं समझ में आई, फिर समझाए। देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है क्या, समझो। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है क्या? कितनी हीट इसने एक्सट्रैक्ट की, कितनी हीट निकाली, आसान भाषा में कितनी हीट निकाली उस जगह पे जहां पे ये लगा हुआ है, वहां से कितनी हीट निकाली, इस पर काम कितना किया, इस पर काम कितना हुआ। यही है ना भाई, आसान भाषा में अगर उर्दू में लिखे तो यही है कि इस पर काम कितना हुआ। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली आपके पास ये कम होता है, काम कम हो रहा होता है और ये हीट ज्यादा निकाल रहा होता है। तो देखो न्यूमरेटर आपके पास ज्यादा है और डिनोमिनेटर आपके पास छोटा है। तो जब कभी भी आपके पास न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो जाएगा तो आंसर आपका हमेशा 1 से कैसा आएगा भाई साहब, ग्रेटर आ रहा होगा। तो 1 से ग्रेटर आंसर अगर आपको चाहिए तो इसका तरीका यही होता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर कर दो और आप डिनोमिनेटर को क्या कर दो, लेसर कर दो। तो नॉर्मली आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और अपनी कॉपी में एक और बार नोट कर लेना, ये जितना ग्रेटर देन 1 होगा अल्टीमेटली आपका रेफ्रिजरेटर उतना अच्छा है। ये बात भी मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप इसको एक बार पढ़ लो अच्छी तरीके से। और आपको एक और मिसाल से भी ये बात समझा देते हैं। फिर देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। टीसी आपके पास वही है, टेम्परेचर एट विच द हीट इज रिमूव, टेम्परेचर एट विच द हीट इज रिजेक्टेड। ठीक है, टीएच हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं बच्चे, इट कैन बी सीन फ्रॉम द, वही वाली बात कर दी जो मैं आपको बता रहा था, लार्जर देन 100%, अनलाइक द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विच इज ऑलवेज लेस देन 100%। अ गुड रेफ्रिजरेटर शुड हैव अ हाई सीओपी। देखो ये क्यों कह रहे हैं, ये अब एक ऐड भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो सीओपी जितनी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशो उतना ज्यादा है, यानी कि न्यूमरेटर उतना ज्यादा है और डिनोमिनेटर उतना कम है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, वर्क डन है, और न्यूमरेटर में क्या है, क्यूसी है जो वो हीट निकाल रहा है। देखो जब वर्क डन कम है ना, इसका मतलब आपको रेफ्रिजरेटर पर बहुत कम काम करना पड़ रहा है। तो जितना कम काम करना पड़ेगा उतना अच्छा है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उतनी कम यूज होगी। और जितनी ज्यादा वो एनर्जी निकालेगा वो अच्छा है क्योंकि वो उतने टफ एनवायरनमेंट में काम करेगा। ये शायद आपने नहीं नहीं सुना होगा या सुना होगा तो अब सुन लो। जितना आपका टफ एनवायरनमेंट होता है ना उसके लिहाज से रेफ्रिजरेटर भी उतने अलग सीओपी के डिजाइन किए जाते हैं। देखो अगर आपके पास एक इंग्लैंड में एक मान लो कि एयर कंडीशन सिस्टम लगा हुआ है भाई, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मियों में मान लो 25 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो वहां पे इतना अच्छा सीओपी का आपको चाहिए ही नहीं। लेकिन अब सऊदी अरब में मैंने लगाया हुआ है, सऊदी अरब में टेम्परेचर 50 तक जाता है, साउथ अफ्रीका में लगाया हुआ है उसमें 50 से भी क्रॉस कर जाता है। तो वहां पे काम करने के लिए मुझे जाहिर है उसी सीओपी का चाहिए होगा भाई साहब। तो ये आपके पास फर्क होता है। अब इसका एक सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से ताकि आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई इसका सवाल किस तरह से आपको एग्जामिनर अगर पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि ये टॉपिक जो फेडरल और पंजाब की पुरानी किताब थी ना उसके अंदर था। फिर अब ये नई किताब आई है इसके अंदर इन्होंने फेडरल का ये टॉपिक उड़ा दिया, पंजाब से भी उड़ा दिया, थोड़ा सा सरसरी तस्करा किया हुआ है बस, बाकी डिटेल नहीं है। लेकिन अब सिंध में उन्होंने अब डाल दिया। ये टॉपिक पूरा फेडरल और पंजाब में पहले हुआ करता था जो ये पुरानी किताबें थी उसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपको कहते हैं what is the coefficient of performance of a refrigerator that operates with Carnot efficiency between temperature -3 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो समझ में आने वाली बात है, ये जो आपका -3 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, ये वो जगह होगी जहां से हीट रिमूव की जा रही होगी बाय द रेफ्रिजरेटर। 27 डिग्री सेल्सियस कौन सी जगह होगी भाई, ये वो जगह होगी जहां पे आप हीट डिस्कार्ड कर रहे होगे, तो इसको आप कह दो टी एच और इसको आप कह दो टी सी। ठीक है, अब क्या किया जाए भाई साहब, अब आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप बोलते हो क्यूसी अपॉन वर्क डन, क्यूसी अपॉन वर्क डन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्यूसी डिवाइडेड बाय क्यू एच माइनस क्यूसी। और इसी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टीसी डिवाइडेड बाय टी एच माइनस का टीसी। और ये ध्यान में रखिएगा यहां पे भी जो आपके टेम्परेचर है वो हमेशा किस में आएगा भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, यानी कि किसके अंदर आएगा मेरे भाई, केल्विन के अंदर आएगा। आपने इसका ख्याल करना हैगा, बस मसला हल हो गया आपका। अब वैल्यू पुट कर दो, टीसी आपके पास कितना है -3, तो कैसे करेंगे भाई, +273 कन्वर्ट करने के लिए तो भाई 273 ऐड करते हैं ना, पता है हमें ये सारी बातें। अब क्यू एच माइनस सॉरी टी एच माइनस टी सी, तो ये हो जाएगा आपका 27 + 273 यानी कि ये 300 बन जाएगा, माइनस का -3 प्लस का 273, यही है ना भैया।
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई आप करोगे तो 273 में से 3 निकल गया तो बचा भाई 270 अपॉन में 27 प्लस 273 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया जनाब अपने पास 300 माइनस 273 में से आपने 3 निकाला तो बचा 270, तो ये आ गया 270। साइन प्लस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े का साइन प्लस है और छोटे का साइन माइनस है, तो साइन हमेशा बड़े का आता है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया तो बन गया 270, डिवीजन में आ गया आपके पास 30, 0 से 0 मर गया, 3 के टेबल में 27 कहाँ आता है, 9 पे आता है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, 9 है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, मैं आपको एक और तरह से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस समझाने की कोशिश करता हूं। क्या फॉर्मूला है, क्यूसी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। हमारे वाले में अभी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आया, 9 आया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 जूल पर 1 जूल। भाई इस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को मैं 9/1 में लिख सकता हूं ना। इसका मतलब क्या है समझना, अगर अभी तक नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए एक और तरह से बता रहा हूं, सिर्फ इसके लिए समझा रहा हूं एक मिसाल से। आप जब जब इस रेफ्रिजरेटर पे 1 जूल काम करोगे तो उसके एवज ये 9 जूल की एनर्जी डिस्कार्ड कर देगा, रेफ्रिजरेटर जहां लगा हुआ है वहां से बाहर फेंक देगा उठा के कोल्ड से हॉट की तरफ। तो अगर इसका आंसर 10 आता तो आप रेफ्रिजरेटर पे हर 1 जूल जब काम करोगे तो उसके एवज ये क्या करेगा, उसके एवज ये 10 जूल, अगर 10 आता आंसर तो ये 10 जूल क्या करेगा भाई साहब, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक हो गया भाई साहब, ये हमारे पास था रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट। यहां तक बता दो सब क्लियर है, ताकि मैं आगे चलूं और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के कॉन्सेप्ट को लेके आऊं। अब देखो भैया हमारे पास जो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम्स होती है ना, सबसे पहले तो भाई पहले तो इतनी चीज क्लियर रखना कि आपने सिर्फ उतनी बात पढ़नी है जितनी आपकी किताब में लिखी हुई है, ठीक है। उसके आगे पीछे नहीं भागना। उसके आगे पीछे जाने के लिए जो है ना, वो फिर जो डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है ना उसको आप देख सकते हो, उसमें तो फिर पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ होता है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमारे ई कैट एमडी कैट के लिए जरूरी है वो हम सब कुछ यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट समझो फेज डायग्राम का, कि फेज डायग्राम क्या होती है। देखो भैया फेज डायग्राम आपके पास होती है प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, ठीक है। जब कभी भी आप किसी सब्सटेंस के प्रेशर और उसके टेम्परेचर को मिला के एक डायग्राम बनाते हो ना, वो आपके पास कहलाती है आपका प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। अब ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम होती क्या है समझते हैं। मान लो भैया यहां पे आपके पास इस तरीके का, हम पानी की मिसाल लेके चलेंगे, ये मान लो आपके पास एक है। अभी ये क्या है कैसे है अभी सब समझ में आएगा, चल सीन है, ठीक है। यहां पे आपके पास इसके इस तरफ जो है ना, ये आपका पानी जो है ना ये वाटर स्टेट में। अच्छा पानी की 3 स्टेट्स मैं जरा रिवाइज करा दूं यहाँ पे। जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी की ना 3 हालतें जो है ना वो हमें पता है, या 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक हमारे पास है जनाबे वाला सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर पानी होता है बर्फ में यानी कि आइस में। एक हमारे पास है जनाबे वाला लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में पानी होता है वाटर के अंदर। सही पता है ना ये बात। सिमिलरली एक हमारे पास है जनाबे वाला गैसियस, या इसको आप कहते हो वेपर स्टेट, कोई भी नाम दे सकते हो यार एक ही बात है। और इसके अंदर पानी आपके पास होता है स्टीम के अंदर, या पानी आपके पास होता है वेपर स्टेट के अंदर, या पानी आपके पास होता है गैस स्टेट के अंदर। ये स्टेट्स है, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम को आप कहते हो फेज डायग्राम। ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको भाड़ में डालो, आपने पढ़ना ही नहीं है अभी वो, ठीक है। जब मैं बोलूंगा ना मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको समझ में भी आएंगी सब चीजें। अब ये है आपकी वेपर स्टेट, ठीक है। ये आपका एक कर्व बना हुआ है। अब ये कर्व क्या है अब समझते हैं। अच्छा इस कर्व के अंदर मान लीजिए अगर मैं आपके पास किसी कोई एक पॉइंट मार्क कर दूं, समझो मैं कहता हूं भाई मान ले इस पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब अगर मैं आपसे ये पॉइंट मार्क कर रहा हूं ना, तो भाई इस पॉइंट के अगेंस्ट में जो प्रेशर है वो ये है, ये प्रेशर है, समझ जाना ये प्रेशर है। और इस पॉइंट के अगेंस्ट में जो टेम्परेचर है ना मेरे भाई, वो ये टेम्परेचर है, समझिए भाई ये टेम्परेचर एक्सिस है ना पूरा का पूरा, ये टेम्परेचर एक्सिस है और ये क्या है, प्रेशर एक्सिस है। तो ऐसे में कोई भी पॉइंट मार्क करूं ना तो उसके अगेंस्ट में टेम्परेचर प्रेशर समझ जाना। जैसे मैं कहूं भाई मान ले ये पॉइंट है, तो भाई इसके अगेंस्ट में जो प्रेशर है वो ये होगा, और इसके अगेंस्ट में जो टेम्परेचर होगा वो ये होगा। भाई समझ में आने वाली बात है, ये सारी की सारी बातें समझ में आती हैं, बिल्कुल बेसिक साइंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बच्चे अगर आप इस पॉइंट को देखो गौर से, इस पॉइंट को अगर आप देखो, इस पॉइंट को मैंने एक्स कह दिया। यहां पे कोई ना कोई प्रेशर है, लेट्स से द प्रेशर इज पी एक्स, कोई भी प्रेशर। अगर आप इस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, अगर आप इस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो आपके पास क्या होगा। आप देखो अभी अभी टेम्परेचर यहां है ना मेरे बच्चे, सोचो अगर मैं इसी प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाऊं तो भाई ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ेगा। ये बात समझ आ रही है। अभी प्रेशर यहां है, सही है।
इसी प्रेशर पे रहते हुए अभी टेम्परेचर ये रहा, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू पे आगे जाऊं तो टेम्परेचर यहां आ जाएगा और प्रेशर यही है, तो इसका मतलब मैं यहां पे आ जाऊंगा। समझना, इस यहां पे जब आप यहां पे हो जब आप, तो इसका मतलब आपका जो पानी है वो वाटर स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। जब आप यहां पे आ गए तो इसका मतलब ये वेपर स्टेट में, यानी कि किस स्टेट में आ गया आपके पास, ये गैसियस स्टेट में आ गया। सही। अब अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हुए, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है और इसी पे मैं आगे चला जाऊं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो इसका मतलब मैं यहां से वेपर स्टेट में दाखिल हो जाऊंगा। देखो किस स्टेट में आ गया, ये वेपर स्टेट में आ गया। यानी कि आप लिक्विड से किस में आ जाओगे भाई, वेपर स्टेट में आ जाओगे, और वाटर से आप वेपर स्टेट में आ जाओगे। इस फिनोमेना को आप कहते हो वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन समझ में आने वाली बात है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हुए, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हुए टेम्परेचर को कम कर दूं, फिर देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया भाई, यहां देखो ये प्रेशर को नहीं छेड़ा भाई, प्रेशर जो था वही रहने दिया, टेम्परेचर कम कर दिया भाई, अभी टेम्परेचर की ये वैल्यू है, कम करूंगा तो मैं पीछे आ जाऊंगा। मान लो यहां कहीं पे आ गया, अब देखो यहां पे आऊंगा तो गोया में यहां आ गया, इधर आ गया। ये कौन सी स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है। गोया के जब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं तो मैं वेपर से किस में जा रहा हूं, लिक्विड में जा रहा हूं। भाई मैं यहां आ रहा हूं ना, यूं आ रहा हूं मैं, अब यूं आ रहा हूं, और पहले आगे जा रहा था मैं, तो लिक्विड से वेपर, अब वेपर से लिक्विड में आ रहा हूं। इस प्रोसेस को आप कहते हो कंडेंसेशन। क्या कहते हो भाई, इसको आप कहते हो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहते हो इसको। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक कलर की आपके सामने ये कर्व बनाया हुआ है ना, ये जो ब्लैक कलर की कर्व है, इस ब्लैक कलर के कर्व के सीधे हाथ पे आपके पास गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, उल्टे हाथ पे आपके पास वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो कर्व है, ये कर्व कहलाता है आपके पास लिक्विड लिक्विड गैस फेस इक्विलिब्रियम कर्व। क्या कहलाता है, ये सब बातें ऊपर नहीं लिखी होंगी, लिक्विड गैस फेस इक्विलिब्रियम कर्व, और आपने कोचिंग में पढ़ते हुए भी शायद ही पढ़ी हो। ये क्या है भाई, ये कर्व क्या है, ये वो कर्व है जिसके ऊपर आपका जो पानी है वो लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर सकता है। सर को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, याद करो जब मैंने आपको हीटिंग कर्व कराया था, जब मैंने आपको कूलिंग कर्व पढ़ाया था, तो ऐसे याद है, ये वाले कर्व याद है आपको, जब हम ऐसे जाया करते थे तो यहां पे सब सॉलिड था, यहां पे सब लिक्विड था, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ वैसी वैसी सूरत हाल है। ये आपके पास कर्व कहलाता है लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट प्रेशर पे आगे जाएंगे तो वेपर बन जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे पीछे आएंगे यानी कि टेम्परेचर को गिराएंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं, ये तो अभी मैंने बनाया ना लिक्विड और गैस के लिए, इसी तरह से अगर मैं एक फेज डायग्राम बनाऊं, किसके लिए बनाऊं भाई, एक फेज डायग्राम समझना। अगर मैं एक फेज डायग्राम बनाऊं मेरे भाई, फेज डायग्राम क्या होती है भाई, किसी भी सब्सटेंस के डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान में बनने वाली डायग्राम। अगर मैं फेज डायग्राम बनाऊं सॉलिड और इस स्टेट के लिए, समझिएगा ये स्टेट होती है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये और ये स्टेट है आपके पास। ठीक है, अब इस स्टेट के उल्टे हाथ पे आपके पास जो है ना ये आइस है, यानी कि सॉलिड है, और सीधे हाथ पे आपके पास वाटर है, यानी कि ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। ठीक है, वही वाली बात यहां पे भी हो जाएगी भाई, फिर से अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी को अब तक नहीं समझ में आया भाई, फिर से मैं जीरो से बता रहा हूं, समझ लो। सर ये कर्व क्या बनाया है, पहले तो ये बता दें भाई, ये कर्व है सॉलिड लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम, यानी ये वो कर्व है, इसके ऊपर इसके ऊपर आपके पास, इस कर्व के ऊपर आपके पास सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर सकते हैं एट डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर। सर डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं, समझ लो इस बात को भी भाई। देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे ये प्रेशर है और इस पॉइंट पे मेरे भाई ये टेम्परेचर है। अगर ये प्रेशर टेम्परेचर होगा, सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसी और पॉइंट को देखो, अगर इस पॉइंट पे बात करें तो भाई जब प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो टेम्परेचर आपने कम करना होगा। तो इस टेम्परेचर पे, अगेन इस टेम्परेचर, इस वाले टेम्परेचर पे और इस वाले प्रेशर पे आपके पास सॉलिड लिक्विड को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया आपका कर्व। ठीक हो गया, अब इसके अंदर वही वाली कहानी है। अगर आप मान लो ये इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया y, तो यहां का प्रेशर हो जाएगा पी वाई। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे, गौर से सुनना, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाऊं, समझो क्या हो रहा है भाई, कांस्टेंट प्रेशर में ये वाला कर्व होगा ना, अगर मैं इस कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हुए टेम्परेचर बढ़ा दूं तो गोया में आगे जा रहा हूं, तो यहां से आगे जाऊंगा। आगे जाने का मतलब क्या है, मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया।
अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो हो रहा क्या है भाई, आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हो, और इस अमल को आप कहते हो मेल्टिंग। मेल्टिंग में यही तो होता है, जब आप चीज को मेल्ट करते हो तो क्या होता है, प्रेशर थोड़ी छेड़ रहे होते हो, आप उसे हीट देते हो, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। बेसिकली क्या होता है, आपके पास सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली आप टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो वहां पे। इसी तरीके से अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए टेम्परेचर कम करो, तो आप लिक्विड से किस में आ जाओगे, सॉलिड में आ जाओगे। देखो यहां पे ये है, यहां से आप यहां आ रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है आपके पास। लिक्विड से कहां आ रहे हो आप, सॉलिड में आ रहे हो आप, ये चीज ठीक है। लिक्विड से आप सॉलिड में आ रहे हो, ये आपके पास कहलाता है मेरे भाई फ्रीजिंग। क्या कहलाता है ये आपके पास, फ्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया आपके पास फ्रीजिंग। अब अगर मैं इन दोनों कर्व्स को आपस में मिला दूं, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिए, ये आपके पास सॉलिड लिक्विड फेज डायग्राम है, और इसके ऊपर जितने भी डिफरेंट आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपका सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है, ध्यान में रखना। अब अगर मैं इन दोनों कर्व्स को आपस में मिला के एक फेज डायग्राम आपको शो करूं, तो भाई एक फेज डायग्राम बनेगी कुछ इस तरह से। ये चीज आप केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ोगे कभी, या शायद पढ़ी भी होगी कभी, बता देना मुझे भी जब पूछूंगा तो। जो ऊपर दो समझाई है ना, इन्हीं दोनों को मैंने मिला दिया आपके पास। ठीक है, अब ये समझो जरा, यहां पे मेरा बेटा आपके पास ये सारा का सारा आइस है, ये वाली थी, और इससे ऊपर वाली भी मिला दी। ये मेरे बच्चे आपके पास सारा का सारा आपका वाटूर है, और ये मेरे बच्चे आपके पास सारा का सारा क्या है, वेपर स्टेट है। ठीक है, ये पूरा वेपर स्टेट का है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप यहां मिला दोगे तो ये आपके पास इस तरह से बनता है, और ये पूरा वेपर स्टेट है, यानी कि ये पूरा वेपर स्टेट है, इधर पूरा ये पूरा वाटर स्टेट है, ये पूरा आइस स्टेट है। ठीक है, अब मेरे बच्चे जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट समझिएगा, ये वाला पॉइंट ये कहलाता है आपके पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कॉन्सेप्ट का भी फील लेके जाना पूरा, कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है क्या, और इसको ट्रिपल पॉइंट कहते क्यों है, सब समझ में आएगा अभी इंशाल्लाह। देखो, सबसे पहले तो देखो, यहां पे कोई ना कोई प्रेशर होगा, और यहां पे कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। भाई जाहिर है फेज डायग्राम है ना, ये प्रेशर टेम्परेचर, तो भाई कोई टेम्परेचर होगा, इसे कह दिया प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट, इसे कह दिया टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपका जो भी सब्सटेंस है, अभी अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो पानी ले ले भाई, पानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में को एग्जिस्ट कर सकता है। और मजेदार बात यह है, आप इसके ऊपर कहीं पर भी जा सकते हो, यानी कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि ट्रिपल पॉइंट से आप डायरेक्टली सॉलिड में भी जा सकते हो, लिक्विड में भी जा सकते हो, गैस में भी जा सकते हो। सर समझाएं जरा कैसे। देखो, अगर आप यहां से आगे आए, यानी कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाते हो, समझना, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाते हो, यहां से लिख देता हूं मैं, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप किस स्टेट में आके खड़े हो जाओगे, आप वेपर स्टेट में आ जाओगे। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर कम कर देते हो, समझना, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर गिरा देते हो तो किस स्टेट पे आ जाओगे भाई, इधर आ जाओगे। ये कौन सी स्टेट है, ये लिख आइस है, सॉलिड स्टेट है। कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर कम कर देते हो तो किस में आ जाओगे भाई, सॉलिड स्टेट में आ जाओगे, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाओगे। ठीक है, सिमिलरली अब यहां देखो, अगर आप यहां पे अगर मैं, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं यार टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है या प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखना, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये बात समझ आ रही है, क्यों सर, अरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इससे ना आप यहां जाओगे ना आप मतलब यहां भी नहीं जाओगे, यहां भी नहीं जाओगे, ऊपर और नीचे जाओगे। ऊपर नीचे जाने पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो अगर आप समझो, अगर मैं अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहते हुए प्रेशर बढ़ा दूं, ट्रिपल पॉइंट से बता रहा हूं ये सारी चीजें, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहते हुए प्रेशर बढ़ा दूं तो ऊपर चले जाओगे। ऊपर कौन सा है, ये वाटर स्टेट है, ऊपर कौन सा है, वाटर स्टेट है, यानी कि आप कहां आ जाओगे, आप लिक्विड स्टेट में आ जाओगे। ये जहन में रखना, ये जब पहले फेडरल और पंजाब के टॉपिक में ये सब था ना, तो उस जमाने के नस के पास पर में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिमिलरली अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर गिरा दोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर गिरा दोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम करने का मतलब नीचे आ रहे हो भाई, नीचे है ना प्रेशर कम, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कम कर दोगे तो ये कौन सी स्टेट है, वेपर स्टेट है। कौन सी स्टेट में घुस जाओगे आप, वेपर स्टेट में घुस जाओगे आप जाके। समझ आई ये बात की, तो ये आपके पास सारी की सारी थी, ये था आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
और जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट की खास बात क्या है, जिसके ऊपर पानी को एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट में। ट्रिपल पॉइंट से आप टेम्परेचर प्रेशर की वेरिएशन से किसी भी स्टेट में जा सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस में। ये इसका एक और खास है। अब अगर इसके ऊपर पानी का मैं ट्रिपल पॉइंट डिफाइन करूं, तो मेरे भाई पानी का ट्रिपल पॉइंट, ये जो पानी का ट्रिपल पॉइंट है, ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस पे। और जो प्रेशर होता है दैट इज 4.56, या कभी कभार 4.57, कभी कभार 4.58, या कभी कभार 4.55 मिलीमीटर ऑफ एचजी भी लिखा होता है। ठीक है, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यू दी रहती है। तो ये होता है। अब एक बार मैंने जो आपको पूरी रामलीला सुनाई, इसको एक बार मैं आपको जल्दी से ऊपर सुना देता हूं, ऊपर पढ़ा देता हूं। उससे पहले एक चीज आपको और बता देता हूं, बल्कि देखो यहाँ पे, अगर आप इसको देखो ना, ये आपके पास क्या है, ये वाला, एक मिनट दो सेकंड, ये आपके पास है सॉलिड लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम कर्व। ये वाला, ये है लिक्विड गैस फेज इक्विलिब्रियम कर्व। ये वाला क्या है, ये इसके एक तरफ देखो सॉलिड है, एक तरफ देखो वेपर है। ये कहलाता है सॉलिड वेपर फेज इक्विलिब्रियम कर्व। क्या कहलाएगा, सॉलिड वेपर फेज इक्विलिब्रियम कर्व। अब इसमें एक और खास बात समझ लो, मजा आ जाएगा आपको। देखो, अगर मान लो मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क करूं, तो भाई ये प्रेशर होगा, ये टेम्परेचर होगा, ऐसे ही है ना भाई। इस पॉइंट को कहता हूं पॉइंट ए, पॉइंट ए। तो ये हो गया आपका प्रेशर एट पॉइंट ए हो जाएगा भाई साहब, सीधी सी बात है, ये प्रेशर एट पॉइंट है, सही है। और ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर एट पॉइंट है। अब समझ नजर आया, अगर आप यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से कांस्टेंट प्रेशर पे रहते हुए टेम्परेचर बढ़ा दो, सोचो, प्रेशर चेंज नहीं कर रहे लेकिन टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। इस पॉइंट पे टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, प्रेशर नहीं बढ़ाया, प्रेशर इतना ही रखा। तो इस प्रेशर पे आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में आ जाएगा। इसको आप कहते हो सब्लिमेशन का प्रोसेस। यहां पे लेकिन खास बात क्या है, यहां आप खास बात ये देखो, यहां पे आपका प्रेशर लो है, लो प्रेशर के ऊपर बात चल रही है सारी। लो प्रेशर कैसे पता चला सर आपको, अरे भाई ये प्रेशर का कर्व है, ये आपको प्रेशर एट पॉइंट ए नीचे नीचे नजर आ रहा है ना, तो लो प्रेशर है ये सारा कर्व ही नीचे है, तो ये सारे के सारे लो प्रेशर है। सही है, कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिया है। इस कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, भाई यहाँ पे तो टेम्परेचर ये रहा, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आगे जाएंगे। तो यहाँ पे सॉलिड से मैं डायरेक्ट किस में आ जाऊंगा, आप सॉलिड से डायरेक्ट आ जाओगे गैस के अंदर या वेपर स्टेट में। इसको आप कहते हो सब्लिमेशन। तो आज के बाद कोई पूछे बर्फ से डायरेक्ट वेपर बन सकता है, बोलो बन सकता है। लो प्रेशर पे प्रेशर रख कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ा दे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैस में चला जाएगा, सब्लिमेशन। इसी तरीके से अगर आप यहां पे लो प्रेशर पे टेम्परेचर घटा दोगे, तो आप वेपर से कहां आ जाओगे उठ के, वेपर से आप आ जाओगे सॉलिड के अंदर, गैस से आ जाओगे सॉलिड में। इस प्रोसेस को आप कहते हो क्रिस्टलाइजेशन। तो लो प्रेशर पे एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन यू विल डिक्रीज द टेम्परेचर, तो आपके पास क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो ये बात कि लो प्रेशर पे आपके पास क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर, शायद पढ़ा हो। रीजन आज समझ में आ गया होगा, ये रीजन था। अब ऊपर भाई जल्दी से एक नजर इसको देख ले यार, द वेपर लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ये पूरी रामलीला इसमें नहीं लिखी होगी, मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो वो उसके लिए जो है ना, वो पता होना चाहिए आपको बैकग्राउंड पे चल क्या रहा है। The vapor, liquid and solid state can coexist in thermal equilibrium only at specific pressure and temperature. तो ये pressure है, ये temperature है। The triple point of water occur at a specific temperature and pressure where all the three phases are in thermodynamic equilibrium. This means that at triple point, ice, liquid, water and water vapor can exist together without any phase changing to another. These conditions are used to define the Kelvin temperature scale, where the temperature at triple point of water is precisely this. ठीक है, यहां से आप अपना वो केल्विन स्केल भी डिफाइन करते हो। ठीक है, ये इन्होंने देखो, इन्होंने 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिया हुआ है। ठीक है, एंड इज यूज्ड टू कैलिब्रेट द थर्मोमीटर। A triple point is represented at the point where the lines separating the solid, liquid, and gas phase meet. The diagram usually demonstrate the relationship between temperature and pressure for different phases of water. ये था मेरा बेटा हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यहां तक मुझे बता दो सब चीज क्लियर है, तो मैं आगे चलता हूं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, फील आ गया सब चीज का? अब देखो मेरे बेटा, हमारे पास दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, सिंपल से। एक मैक्सिमम वर्क डन किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में होता है, और एक एंट्रोपी का। ठीक है, दोनों छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखो भैया, आपके पास अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस लिखूं ना, एक हमारे पास होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, एक हमारे पास होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, एक हमारे पास होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक हमारे पास होता है जनाबे वाला एडियाबैटिक प्रोसेस। ये थे प्रोसेस, ठीक है।
अब मैक्सिमम वर्क डन का क्वेश्चन ना आपका एग्जामिनर पूछता है दो तरह से, ध्यान में रखिएगा, दो तरह से पूछेगा आपका एग्जामिनर क्वेश्चन। एक आपका क्वेश्चन जो पहला तरीका है ना एग्जामिनर का, वो ये बोलेगा व्हेन व्हेन सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन। देखो अगर आपने सारे सिस्टम को एक जितनी हीट दी, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, जब आपने सारे सिस्टम को एक जितनी हीट दी तो आपने ये बताना है कि भाई मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में हुआ। मिसाल से समझ लेते हैं भाई, आइसोबैरिक की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। इक्वेशन अगर नहीं आती तो भाई फिर मसला होगा। आइसोकोरिक की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल्टा U। आइसोथर्मल की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू W, और इसके अंदर Q ही जीरो होता है, Q होता ही नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखना कि इडियाबैटिक इस रेस में शामिल नहीं है, इस पहले वाली कंडीशन में। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि इडियाबैटिक सिस्टम को हीट दी ही नहीं जा सकती, इसको हीट नहीं दी जाती, पता है ना ये बात, इसको हीट नहीं दी जाती। ये तो भाई पहले ही दौड़ से बाहर हो गया, तो इडियाबैटिक तो मार्केट से गया। अब आइसोकोरिक भी मार्केट से गया। क्यों? आइसोकोरिक सिस्टम में तो वर्क डन होता ही जीरो है, हमें बताना है कि मैक्सिमम वर्क डन किसके अंदर होगा। आइसोकोरिक भी मार्केट से बाहर हो गया। क्यों वर्क डन इसमें जीरो है? क्योंकि भाई वर्क डन इज बेसिकली पी डेल्टा वी, और यहां पे आपके पास डेल्टा वी ही जीरो होता है, भाई चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं आता, यही तो आइसोकोरिक है। अब रह गए भाई दो ही चीजें, एक है आइसोबैरिक, एक है आइसोथर्मल, और तो कोई नहीं रह गया बीच में। अब देखो भाई, मान लो मैंने दोनों को एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मान लो, फॉर इंस्टेंस मैंने 100 जूल की एनर्जी दी आइसोबैरिक को, मैंने 100 जूल की एनर्जी दी आइसोथर्मल को, सही। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, मान लेते हैं आधा आधा तकसीम कर रहे हैं, भाई दो काम हो रहे हैं ना, चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग वर्क, दो काम हो रहे हैं। तो मान लेते हैं आधा आधा तकसीम हो गया, 100 जूल एनर्जी दी, 50 जूल चला गया इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, 50 जूल चला गया वर्क डन करने में। ठीक हो गया? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। यहां पे 100 जूल एनर्जी दी तो पूरा का पूरा वर्क डन में जाएगा, तो पूरा 100 जूल का काम हुआ। तो भाई मैक्सिमम वर्क डन किस में हुआ? आपने क्या सीखा इस केस में? मैक्सिमम वर्क डन आपके पास हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज द क्लियर विनर। क्यों? क्योंकि जब आपने जितनी हीट दी उसने सारे का ही काम कर लिया, तो बाकी सबने सारे का तो काम नहीं किया, आइसोबैरिक ने कुछ में इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, कुछ का काम किया, सही हो गया। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, हीट तो आपने अलग अलग दी, हीट आपने अलग अलग दी, जो आपका, लेकिन उसमें वो ये नहीं कहता कि हीट अलग अलग दी या सेम दी, वो हीट का तस्करा ही नहीं कहेगा। वो कहेगा भाई चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन किसी भी तरह हुआ, चाहे आपने हीट दी या नहीं दी। जैसे इडियाबैटिक में काम तो होता है लेकिन हम हीट नहीं देते, वो काम एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। तो वो कहता है चेंज इन वॉल्यूम सेम है। समझना अब ये बात गौर से, कहता है फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम। मतलब ये सवाल कैसे देगा आपको, ये कहेगा कि भाई आपके पास इनिशियल स्टेट थी, उसका वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम क्या था 10 मीटर क्यूब, और अब वॉल्यूम बढ़ के हो गया लेट से 20 मीटर क्यूब। कहता है वॉल्यूम कितना हो गया भाई मेरे, 20 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम। अब समझते हैं, अब वॉल्यूम कितना है 20 मीटर क्यूब। कहते हैं प्रोसेस सब सारे के सारों का चेंज इन वॉल्यूम एक जितना है, सिर्फ आइसोकोरिक इसमें से बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा? उसमें तो चेंज इन वॉल्यूम आता ही नहीं है। आइसोबैरिक का भी 10 मीटर क्यूब से उठ के 20 मीटर क्यूब पे गया, आइसोथर्मल का भी ऐसे हुआ, एडियाबैटिक का भी ऐसे हुआ। हीट देने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जहन में रखना एडियाबैटिक प्रोसेस में विदाउट गिविंग हीट हम काम कर रहे होते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। पढ़ी है ना सारी बातें। अब इसमें आपने बताना है मैक्सिमम वर्क डन किसमें होता है। अब देखो इसमें आइसोकोरिक तो भैया मार्केट से फिर बाहर है। क्यों? आइसोकोरिक का तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो इसमें तो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। अब रह गए आपके तीन प्रोसेस। अब इसके लिए हम यूज करते हैं हमारा ग्राफ। अब देखो जब ग्राफ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ग्राफ की अहमियत और अफादियत समझ में आ जाएगी। मान लो भाई, समझो ये मैं क्या बना रहा हूं, मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूं, पीवी डायग्राम, ठीक है। ये है आपका, ये है इनिशियल स्टेट, ये है भाई साहब फाइनल स्टेट, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस, ये आइसोबैरिक प्रोसेस की डायग्राम है ना। अब अगर मैं इसका वो पूछूं कि भाई इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, तो भाई मेरे इनिशियल वॉल्यूम यही होगा, नजर आ रहा है आपको, ये इनिशियल वॉल्यूम होगा।
अगर मैं पूछूं यार मुझे बता दे जरा इसका फाइनल वॉल्यूम क्या था, तो देखो समझो, इसका फाइनल वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं हाथ के हाथ। ये हो गया जनाबे वाला इसका फाइनल वॉल्यूम, देख लो। ये 10 और 20 मैंने मिसाल ली थी भाई समझाने के लिए, इससे ये इसका ये कोई ग्राफ नहीं है, ये वैसे ही मैंने डॉटेड लाइंस मार्क की हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आ गया, सही हो गया। ये मान ले भाई साहब आपके पास है आपका इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। यानी कि जितने भी प्रोसेस होंगे ना सबका इनिशियल वॉल्यूम यही रहेगा, फाइनल वॉल्यूम यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें आइसोथर्मल बनाता हूं तो ये बनेगा कुछ आइसोथर्मल का ग्राफ, पढ़ चुके हैं ये बात, ठीक है, आइसोथर्म। इडियाबैटिक बनाता हूं तो भाई साहब ये बनेगा आपके पास इडियाबैटिक का ग्राफ, कुछ ऐसा। साफ साफ नजर आ रहा है, मतलब कोई मुश्किल ही नहीं है, हमने ग्राफ सीखे हुए हैं बनाना ये सब चीजें। और आपको नजर आ रहा है इन सारे प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम कैसा है भाई, सबके लिए कांस्टेंट है ना मेरे भाई, एक बराबर चेंज इन वॉल्यूम आपको दिखाई भी दे रहा है, नजर भी आ रहा है। अब ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ आपका आइसोबैरिक का ग्राफ है, आइसोबार कहते हैं इसे। ये किसका है, ये आइसोथर्म का ग्राफ है, नजर आ रहा है, दिख रहा है। ये किसका है, ये इडियाबैटिक का ग्राफ। अब आपने एक बात पढ़ी हुई है, और वो बात क्या पढ़ी है, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि आपके पास जो वर्क डन होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, दैट इज एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द कर्व, पढ़ा है ना। एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज बेसिकली वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। अब आप नोट करो आपके पास यहां पे जो एरिया अंडर पीवी डायग्राम है, देखो अगर इडियाबैटिक की बात करें तो भाई ये है एरिया अंडर द कर्व। अगर आइसोथर्म की बात करें तो मेरे भाई ये है एरिया अंडर द कर्व। अगर आइसोबार की बात करें तो भाई साहब ये है एरिया अंडर द कर्व। किसमें है मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व, तो आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है आइसोबैरिक के अंदर सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व है। तो आइसोबैरिक में यहां पे मैक्सिमम वर्क डन है। जब चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आइसोबैरिक प्रोसेस विल डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। और कैसे निकाला, मैंने रट्टा नहीं लगवाया, आपको समझाया है। एक चैप्टर पढ़ के आपको ये तो आइडिया हो गया होगा फिजिक्स में रट्टा कुछ भी नहीं है, हर चीज का कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट या तो पता होता है या नहीं पता होता। तो यहाँ आइसोबैरिक प्रोसेस है। अगर एग्जामिनर बोलता भाई सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन तो आइसोथर्मल, सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम तो आइसोबैरिक। अब सवाल आता है सर अगर एग्जामिनर सिर्फ ये लिख दे कि भाई किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है, वो ये बताए ही ना, वो ये बताए ही ना कि सेम अमाउंट ऑफ हीट गिवन है या सेम अमाउंट में चेंज इन वॉल्यूम है, तो भाई आप हमेशा अगर एग्जामिनर बाय डिफॉल्ट वाला केस पूछे ना, डिफॉल्ट केस पूछे कि भाई मैं ये नहीं बता रहा कि सेम अमाउंट में हीट गिवन है, या मैं ये भी नहीं बता रहा कि आपने चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या किया है, तो सही है। तो डिफॉल्ट वाला केस हमेशा आप यही रखोगे कि सेम अमाउंट में हीट गिवन है। इस केस के अंदर आप हमेशा क्या लगा के आओगे, आइसोथर्मल प्रोसेस लगा के आओगे। माजी में 2-3 दफा ये सवाल आया है, ठीक है, प्यास जीआई किया या एनईडी यूनिवर्सिटी में, कि आपके पास अगर कभी भी सेम अमाउंट के अंदर चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है तो आपने बताना है, तो आप बताओगे क्या होता है भाई, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। वरना डिफॉल्ट में हमेशा आइसोथर्मल लगाओगे, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड पे वो यही मान के चल रहे होते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट के वजह, ठीक है। अब मेरा भाई हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा बिल्कुल टीनी टाइनी सा कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। मैं फिर वही बताऊंगा, जितना आपको पढ़ाया जाए वो आपके पास मोर देन इनफ है, आपके किसको लेकर, एप्टीट्यूड एग्जाम को लेकर, ठीक है। जाहिर है हम ई कैट एमडी कैट को पढ़ने बैठे हुए ना यहाँ, ई कैट एमडी कैट हमारा टारगेट है। अच्छा बच्चे, अब एंट्रोपी आपके पास क्या होती है, एंट्रोपी इज बेसिकली द डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। सर मजीद समझाएं डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम क्या होती है। देखो, जो हमारी पुरानी किताब थी ना, सिंध की पुरानी किताब की बात कर रहा हूं, जो बच्चे सिंध की पुरानी किताब थी ना, उसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल दी हुई थी एंट्रोपी को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं उसी मिसाल से, वो पीडीएफ में अवेलेबल है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, आपकी ड्राइव पर डली हुई है। कहते हैं आपके पास एक बड़ा सा डब्बा है, इस बड़े से डब्बे में ना ऊपर आपने ना सारी की सारी सफेद कलर की बॉल्स भरी हुई हैं, और नीचे आपने सारी की सारी ब्लैक कलर की बॉल्स भरी हुई हैं, ठीक है। और दरमियान में डब्बे में कोई पार्टीशन पुर्टीशन कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दरमियान में कोई दीवार है, नहीं ऐसा नहीं है। पहले आपने ब्लैक गेंदें डाल दी सारी प्लास्टिक की बॉल्स। वो आपने देखा होगा ना कि जो अमूमन रेस्टोरेंट में प्लेइंग एरिया होता है, जैसे वहां प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं ना, वैसी बॉल्स है। पार्टीशन पार्टीशन कोई नहीं है, ऊपर व्हाइट बॉल्स है नीचे ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अभी सिस्टम का ना एक ऑर्डर डिफाइन हुआ हुआ है यहाँ पे, सिस्टम का एक ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। अगर मैं इस डब्बे को क्या करता हूं, अगर मैं इस डब्बे को शेक करता हूं, हिलाता हूं,
तो व्हाइट और ब्लैक बॉल्स आपस में मिक्स हो जाएगी, तो गोया सिस्टम में एक डिसऑर्डरनेस आ गई है। सिस्टम में क्या आ गई? डिसऑर्डरनेस आ गई। अब अगर मैं डब्बे को दोबारा हिलाऊं, इस उम्मीद पर इस उम्मीद पर हिलाता जाऊं कि मैं अपना इनिशियल ऑर्डर वापस अचीव कर लूं, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन। भाई जाहिर है कभी ऐसा होगा कि मैं हिलाते हिलाते इस काबिल हो जाऊं कि ब्लैक बॉल नीचे रह जाए, सारी व्हाइट ऊपर आ जाए जहां पहले थी? नहीं होगा। तो ये इंट्रोपी है। इंट्रोपी क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है, किसी भी सिस्टम में कितनी डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन मतलब कितनी रैंडमनेस है, कितना रैंडमली चीजें मूव कर रही हैं, दैट इज बेसिकली द डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम डिसऑर्डरनेस, अच्छा एंट्रोपी को हम शो करते हैं डेल्टा एस से। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या तो कांस्टेंट रहती है या हमेशा बढ़ती है, दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉर्मली रियल लाइफ में हमेशा क्या है? इंक्रीज होगी। आइडियली कांस्टेंट हो सकती है। सर कांस्टेंट कैसे होगी? देखो, मान लो अभी सिस्टम का एक ऑर्डर डिफाइन है, अगर हम में से कोई बंदा कोई हरकत ही ना करे, सारे एयर के मॉलिक्यूल सीज कर जाएं, सब चीजें रुक जाएं अपनी अपनी जगह पे, तो सिस्टम का ऑर्डर अपनी जगह स्टैटिक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सब एनर्जी अपनी जगह फ्रीज हो जाए, इसको हम कहेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज बिकम कांस्टेंट। अब ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाती है हमेशा सिस्टम की। अब इसी को मेरे बच्चे हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं। डिसऑर्डरनेस को अगर एनर्जी के सेंस में डिफाइन करेंगे तो हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होती है हमारे पास। तो दिस इज बेसिकली एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम या डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिस्टम। बस इसमें सिर्फ एक ही बात पूछेगा आपसे, वो ये बात पूछेगा कि आपके पास जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो कम हो सकती है या बढ़ सकती है? तो हमेशा वो क्या होती है मेरा बेटा? बढ़ती है, क्योंकि आप टाइम में कभी रिवर्स नहीं जा सकते और रिवर्स जाके कभी अपने एक्शन को अंडू नहीं कर सकते। यहां पे मेरा बेटा जो हमारा कॉन्सेप्ट है और हमारा टॉपिक है, हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, वो मुकम्मल होता है। अगला चैप्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा जब शुरू करेंगे। ठीक है।